सो द क्रूशल पॉइंट इज आज हम इनइक्विटी यानी अनफेयरनेस, कॉनंड्रम्स यानी वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स और डाइकोटमीज, शार्प डिविजन्स जैसे इश्यूज फेस करते हैं। और हमें ये भी समझना होगा। अब उसके गुस्से में ना वो अपने राइवल के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। ही लेबल्स हिम अ पेटी फॉगर। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है ये। इट मीन्स एक छोटा मोटा डिसऑनेस्ट लॉयर। फिर वो उस पर इल्जाम लगाता है एम्बेजलमेंट का, यानी पैसे की चोरी। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं उस प्रॉब्लम की जो आप में से हर एक स्टूडेंट फेस करता है। वोकैब्युलरी, वर्ड्स याद करना और फिर उन्हें एग्जाम तक रिटेन करना सबसे बड़ा स्ट्रगल लगता है ना, क्योंकि हम सब लंबी लंबी लिस्ट्स उठाते हैं और बस बिना कॉन्टेक्स्ट के रटना शुरू कर देते हैं, जो एग्जाम टाइम पे दिमाग से बिल्कुल गायब हो जाता है। ISS वीडियो में आज हम 1000 वोकैब्युलरी करने वाले हैं, वो भी स्टोरी की फॉर्म में, जिससे आप क्यूएट में फुल स्कोर कर पाओ। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एड्यूमस्टरी में, जहां आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम इजी वे में क्लियर होते हैं। और हाँ, सारे स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इज इन कमेंट पिन बॉक्स। ओके, चलो शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। लेट्स गो वे बैक, जब सब कुछ नया था, जब सोसाइटी बस बनी रही थी और इंसान को नए वर्ड्स चाहिए थे टू डिस्क्राइब देयर वर्ल्ड। और हमारा सबसे पहला वर्ड है नेसेंट। नेसेंट का मतलब है ऐसी चीज जो अभी शुरू ही हुई है, बिल्कुल आरंभिक इनिशियल स्टेज में है, बट यू कैन सी द पोटेंशियल। जैसे एक छोटा सा नेसेंट स्टार्टअप या एक नेसेंट आइडिया, नया है पर प्रॉमिसिंग है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज दैट ये सारे वर्ड्स अर्ली सोसाइटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। देखो, हर नए आइडिया का एक प्रीकर्सर होता था, एक अर्ली वर्जन, और ये आइडियाज धीरे धीरे इवॉल्व हुए। क्यों? बिकॉज नॉलेज को सस्टेन करना, उसे आगे बढ़ाना मानव का इंट्रिंसिक नेचर है। इट्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ हु वी आर। लेट्स मूव ऑन एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। अब छोटे छोटे ग्रुप्स से बड़े बड़े एम्पायर्स बनने लगे, और इन एम्पायर्स को जोड़े रखा पावरफुल आइडियाज ने, नॉट जस्ट आर्मीज। दीज आइडियाज वर द रियल ग्लू। और इन आइडियाज का सबसे पावरफुल फॉर्म है आइडियोलॉजी। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, इट्स अ कंप्लीट बिलीफ सिस्टम, एक पूरी विचारधारा जो समाज को डायरेक्शन देती है, फ्रॉम पॉलिटिक्स टू इकोनॉमिक्स। थिंक ऑफ बिग आइडियोलॉजीज लाइक डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इट ऑल स्टार्ट्स स्मॉल। एक छोटा सा नोशन, अ सिंपल आइडिया। जब एक ग्रुप उसे टीच करने लगता है तो वो डॉक्ट्रिन बन जाता है, एक सिद्धांत। When you combine many doctrines, you get a full ideology. और आखिर में दिस कैन क्रिएट अ होल पैराडाइम, एक पूरा मॉडल जिसके थ्रू हम दुनिया को देखते हैं। अब देखो, ये दोनों वर्ड्स, आर्टिकुलेट और एलोक्वेंट, इंटरव्यू प्रेप के लिए स्टार मार्क कर लो। रिक्रूटर्स को एक आर्टिकुलेट कैंडिडेट चाहिए जो अपनी बात क्लियरली समझा सके, बट एन एलोक्वेंट स्पीकर वो है जो अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर सके, पर्सुएट कर सके। आर्टिकुलेट इज अबाउट क्लैरिटी, एलोक्वेंट इज अबाउट इम्पैक्ट। ओके, सो आइडिया से आगे बढ़ते हैं एक्शंस पर। ये वो दौर है, द एज ऑफ इनोवेशन, जब इंसान ने साइंस और टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया बदल दी। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द इंफॉर्मेशन एज, सब यहीं से शुरू हुआ। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द होल प्रोसेस। एक छोटी सी इनोवेशन होती है विच लीड्स टू अ मेजर ब्रेक थ्रू। वो ब्रेक थ्रू एक कैटलिस्ट का काम करता है, चेंज को स्पीड अप कर देता है, और फिर उस टेक्नोलॉजी की प्रोलिफरेशन होती है, यानी वो तेजी से फैल जाती है, लाइक स्मार्टफोन्स टुडे। कैट जैसे एग्जाम्स में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ लो, एम्पेरिकल डेटा मतलब प्रैक्टिकल प्रूफ, समथिंग बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, जबकि थियोरेटिकल का मतलब है सिर्फ आइडियाज पर बेस्ड, जिसका अभी प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है। मॉडर्न साइंस डिमांड्स एम्पेरिकल एविडेंस। सो इनोवेशन ने लाइफ आसान की, पर एट द सेम टाइम अब दुनिया ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो गई है। And to describe this modern world, we need a whole new set of words. Let's see what they are. आज की दुनिया पैराडॉक्सिकल है, मतलब ऐसी चीजें जो एक साथ सच लगती हैं पर है completely opposite. For example, through social media, we are more connected than ever, but studies show we are also more lonely. It seems contradictory, right? That's a paradox. देखो, workplace communication में ambiguity से बचना है। Ambiguity मतलब अस्पष्टता, a lack of clarity. लेकिन एक गुड मैनेजर हर सिचुएशन की न्यूआंस को समझता है। न्यूआंस मतलब सूक्ष्म भेद, the subtle differences that can change everything. Understanding nuance is a skill.
सो द क्रूशल पॉइंट इज आज हम इनइक्विटी यानी अनफेयरनेस, कॉनंड्रम्स यानी वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स और डाइकोटमीज, शार्प डिविजन्स जैसे इश्यूज फेस करते हैं। और हमें ये भी समझना होगा कि हमारे हर एक्शन का एक रेपरकशन होता है, एन अनइंटेंडेड ऑफन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज के बीच हमारा फ्यूचर कैसा होगा? व्हाट वर्ड्स विल बी यूज्ड टू डिफाइन द पाथ अहेड? लेट्स चार्ट इट आउट। शायद फ्यूचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है रेजिलिएंट, मतलब मुश्किलों के बाद, फेलियर्स के बाद वापस बाउंस बैक करने की एबिलिटी। फॉर योर करियर, फॉर लाइफ, अ रेजिलिएंट माइंडसेट इज एब्सोल्युटली की टू सक्सेस। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स द स्टेप्स टू बिल्ड अ बेटर फ्यूचर। पहले प्रॉब्लम्स को मिटिगेट करो, यानी उनका हार्म कम करो। फिर सिचुएशन को अमेलियोरेट करो, मेक इट बेटर। उसके बाद पॉजिटिव चीज़ों को फॉस्टर करो, इनकरेज देम। और फाइनली पूरे सिस्टम को रीवाइटलाइज करो, उसमें नई एनर्जी डालो। और फ्यूचर तभी ब्राइट है जब हमारी ग्रोथ सस्टेनेबल हो, ऐसा विकास जो लॉन्ग टर्म तक चले और एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। दिस इज अ नॉन नेगोशिएबल फॉर अ फ्यूचर। सो अ क्विक रिविजन। हमने शुरू किया नेसेंट आइडियाज से, जिससे आइडियोलॉजीज बनाई, फिर इनोवेशन से दुनिया बदली, पैराडॉक्सिकल प्रॉब्लम्स को समझा, और अब रिजिलिएंट होकर एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इट्स ऑल कनेक्टेड। देखो, ये वर्ड्स सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, ये टूल्स हैं जिससे आप अपनी लाइफ की स्टोरी लिखोगे, अपने करियर की स्टोरी लिखोगे। सो द रियल क्वेश्चन इज, व्हाट्स योर स्टोरी गोइंग टू बी? सोचना जरूर। ऑल द बेस्ट। अच्छा, एक सिंपल सा सवाल है आपसे। सोचो आप एक डिटेक्टिव हो एक क्राइम सीन पर। अगर आपको वहां क्लूज ही ना मिलें तो क्या आप उस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाओगे? सोचो, नहीं कर पाओगे, राइट? एक कहानी में जो वर्ड्स होते हैं ना, वो बिल्कुल उन्हीं क्लूज जैसे होते हैं। हर एक वर्ड उस पजल का एक छोटा सा पीस है, और उनके बिना स्टोरी तो लॉक्ड ही रह जाएगी। ओके, सो ये है हमारी केस फाइल, आरएफ्स जर्नल। ये उसकी कहानी है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे लिए एक कोड जैसे हैं। तो मिशन बिल्कुल क्लियर है, हम सब मिलकर एक एक क्लू को, एक एक वर्ड को डीकोड करेंगे और आरएफ की कहानी के सारे सीक्रेट्स अनलॉक कर देंगे। लेट्स डू दिस। Okay, detectives, time to open our first clue kit. आरव की कहानी की शुरुआत को समझने के लिए we have to understand the words of his struggle. ये वो words हैं जो उस दुनिया को डिस्क्राइब करते हैं जिसमें वो पैदा हुआ था। This is where the mystery really begins. तो हमारा पहला क्लू है ये वर्ड, ऑपरेशन। थोड़ा हैवी वर्ड है ना? क्या लगता है, क्या मतलब हो सकता है इसका? एनी गेसेस? चलो ट्राई करो। सोचो, इमेजिन करो कि किसी ने तुम्हारे ऊपर एक बहुत बहुत भारी बोझ रख दिया है। एक ऐसा बोझ जो अनफेयर है, जो सिर्फ तुम्हें कंट्रोल करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी हिम्मत तोड़ने के लिए है। एग्जैक्टली, उसी को कहते हैं ऑपरेशन, यानी कि अत्याचार। और देखो, ऑपरेशन कोई एक चीज नहीं होती, इसके ना कई अलग अलग चेहरे होते हैं, जैसा कि आप यहां देख सकते हो। ये सब रिलेटेड क्लूज हैं, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव करना, डेप्रिवेशन यानी जब आपको बेसिक चीजें, बुनियादी जरूरतें भी नहीं मिलती, बॉन्डेज तो स्लेवरी यानी गुलामी है, और इनह्यूमन का मतलब है इतनी ज्यादा क्रुएलिटी जिसमें कोई रहम, कोई कंपैशन ही ना हो। ये सारे वर्ड्स ऑपरेशन के ही डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो अब देखते हैं कि ये सारे क्लूज एक साथ स्टोरी में कैसे फिट होते हैं। जरा इस लाइन को देखो, बॉर्न इन अ टाउन मार्क्ड बाय डिस्क्रिमिनेशन, डेप्रिवेशन एंड ओप्रेशन। वाओ, अब ये सेंटेंस एकदम से इट मेक्स परफेक्ट सेंस। वी कैन फील आरव्स पेन। हम समझ सकते हैं कि वो क्यों चाहता था कि कोई उसके लोगों को इस बॉन्डेज से, इस गुलामी से आजाद कर दे। देखा, वीव सॉल्व्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मिस्ट्री। Great job, detectives! जबरदस्त! बट आरएफ की कहानी सिर्फ स्ट्रगल की नहीं है, ये कहानी है लड़ने की, फाइट बैक करने की। तो चलो अब हम अपने नेक्स्ट क्लू किट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम वो वर्ड्स डिकोड करेंगे जो बताते हैं कि लोग इनजस्टिस के खिलाफ आवाज कैसे उठाते हैं। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ रिबेलियन। हमारा अगला क्लू है रिजिलियंस। इस वर्ड को सुन के कैसा फील होता है? रिजिलियंस, आवाज में एक स्ट्रेंथ है ना? इसका मतलब है मुश्किलों से, डिफिकल्टीज से जल्दी से रिकवर करने की पावर। ऐसे सोचो जैसे एक रबर की बॉल होती है, आप उसको जितना जोर से नीचे फेंको वो उतना ही ऊपर बाउंस बैक करती है। वो जो पावर है ना टू बाउंस बैक, दैट्स रिजिलियंस। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। रेजिलियंस और परसिवरेंस दोनों ही बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं। देखो, रेजिलियंस है गिरने के बाद वापस उठ खड़े होना, इट्स द एबिलिटी टू रिकवर। लेकिन परसिवरेंस क्या है?
वो है थक जाने के बाद भी दौड़ते रहना। इट्स द विल टू नेवर गिव अप। तो एक रिकवरी की पावर है और दूसरा हार न मानने का जज्बा है। समझ गए? तो आखिर रिबेलियन करते कैसे हैं? वेल, इसके लिए कुछ टूल्स चाहिए। फर्स्ट, यू डिफाई द रूल्स, यानी आप उन्हें मानने से साफ इनकार कर देते हो। फिर यू मस्टर योर करेज, अपनी सारी हिम्मत, सारी स्ट्रेंथ को एक साथ लाते हो। इस एक्ट को, इस रेजिस्टेंस को कहते हैं रिबेलियन। एंड फाइनली यू प्लंज इनटू द अननोन। आप ब्रेवली, बिना डरे एक नई सिचुएशन में कूद जाते हो। ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं चेंज के। लेट्स फिट दीज क्लूज बैक इनटू आरव स्टोरी। देखो, ही रिमेंबर्ड कॉमरेड्स हु शोड इमेंस रेजिलियंस, यानी उनके साथी गिलकर भी बार बार उठ जाते थे। एंड ऑफ्टन डिफाइड हार्श लॉज, वो गलत कानूनों को चैलेंज करते थे। तो इससे इंस्पिरेशन लेके आरव को भी ही हैड टू मस्टर हिज करेज एंड प्लंज इनटू द अननोन। सी द ट्रांसफॉर्मेशन? आरव अब सिर्फ एक विक्टिम नहीं है, ही इज बिकमिंग अ मैन ऑफ एक्शन। फैंटास्टिक वर्क एवरीवन। हम आरव की जर्नी को बिल्कुल ठीक फॉलो कर रहे हैं। पहले स्ट्रगल, फिर रिबेलियन, और अब क्या? अब आरव एक लीडर बन रहा है। और जैसे ही उसका रोल बदलता है, उसकी वोकैबुलरी भी बदल जाती है। तो चलो खोलते हैं हमारा फाइनल क्लू किट, द लीडर्स टूल किट। ये हैं जीत के वर्ड्स। सबसे बड़ा वर्ड यहां है इमेंसिपेशन। क्या गैस कर सकते हो? आवाज से ही काफी ग्रैंड लग रहा है ना? इमेंसिपेशन का सीधा साधा मतलब है मुक्ति। किसी को हर तरह की पाबंदी से, हर रिस्ट्रिक्शन से आजाद कर देना। यह इस पूरी लड़ाई का अल्टीमेट गोल है। सिर्फ आजादी नहीं, बल्कि कंप्लीट इमेंसिपेशन। तो एक सच्चे लीडर में क्या क्वालिटीज होती हैं? उसके वैल्यूज। पहला, डिग्निटी, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, हर इंसान की इज्जत। फिर ट्रायम्फ, एक बहुत बड़ी जीत, अ ग्रेट विक्ट्री। ऑब्लिगेशंस, मतलब एक लीडर की ड्यूटीज, उसकी जिम्मेदारियां अपने लोगों की तरफ। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, ये विश्वास की आज़ादी इनडिविजिबल है, कि फ्रीडम को बांटा नहीं जा सकता। ये सारी वैल्यूज मिलकर एक लीडर के कैरेक्टर की नींव, उसकी फाउंडेशन बनाती हैं। और अब देखो आरव की कहानी का क्लाइमैक्स। द स्टोरी ऑफ आरव्स लाइफ वॉज वन ऑफ राइजिंग फ्रॉम ह्यूमिलिएशन टू डिग्निटी। उसकी पूरी लाइफ बेइज्जती से इज्जत तक का एक सफर थी। हिज फाइनल स्पीच वॉज अ ट्रायम्फ, एक शानदार जीत थी, रिमाइंडिंग एवरीवन दैट फ्रीडम वॉज इनडिविजिबल। कितना पावरफुल कंक्लूजन है। अब हमें पूरी पिक्चर साफ साफ दिख रही है। सो डिटेक्टिव्स, वी डिड इट। हमने सारे क्लूज कलेक्ट कर लिए हैं, सारे कोड्स क्रैक कर दिए हैं। द केस इज ऑफिशियली सॉल्व्ड। अब टाइम है आरव की कहानी को शुरू से आखिर तक पढ़ने का, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ। चलो देखते हैं हमने क्या क्या डिस्कवर किया है। तो चलिए पूरी कहानी को एक बार देखते हैं। यहां से शुरू हुई थी। बॉर्न अंडर ऑप्रेशन, वो अत्याचार के साए में पैदा हुआ था। और उसका सपना था इमेंसिपेशन, कंप्लीट फ्रीडम। वो ये आज़ादी चाहता था ताकि वो अपने लोगों की डिग्निटी, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनका सम्मान वापस ला सके। देखो, अब ये वर्ड्स हमारे लिए सिर्फ वर्ड्स नहीं हैं, वी कैन एक्चुअली फील देयर मीनिंग। और फिर शुरू हुआ उसका सफर, उसका रिबेलियन, उसका विद्रोह। उसको ताकत कहाँ से मिली? अपने साथियों की रेजिलियंस से, उनकी बार बार खड़े होने की शक्ति से। उसने उन जालिम लॉज को डिफाई किया, उन्हें मानने से इनकार किया, और दूसरों को भी सिखाया कि अपनी हिम्मत को कैसे मस्टर करें, कैसे इकट्ठा करें। इन शब्दों में अब हम उस एनर्जी और उस स्ट्रगल को फील कर सकते हैं। और अंत में द कंक्लूजन, आरव जर्नी वॉज अ ट्रायम्फ, एक शानदार जीत। ये हमें हमारी ऑब्लिगेशंस, हमारी ड्यूटीज के बारे में याद दिलाती है। और आखिर में ये पावरफुल मैसेज कि हमारी होप, हमारी उम्मीद इनडिविजिबल है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। सच में इस मिस्ट्री का एक बहुत ही सैटिस्फाइंग एंड है ना? फैंटास्टिक जॉब एवरीवन, केस क्लोज्ड। आपने आरव की कहानी को अनलॉक कर लिया है, बट अब एक रिवॉर्ड तो बनता है। मैं आपको कुछ टूल्स दे रहा हूं जिससे आप खुद मास्टर वर्ड डिटेक्टिव्स बन सकते हो। ये आपका पर्सनल टूलकिट है, योर वेरी ओन वोकैबुलरी मास्टर की। और ये बिल्कुल सिंपल है, बस 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, गेस द क्लू। पहले हमेशा खुद ट्राई करो, दिमाग लगाओ। नंबर 2, क्रिएट अ पिक्चर। उस वर्ड की ना एक मेंटल इमेज बनाओ। पिक्चर बनाओगे तो याद रहेगा। थर्ड, सी द कॉन्टेक्स्ट। उसको एक कहानी से जोड़ो, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने आरव की कहानी के साथ किया। और लास्ट, नंबर 4, रिवाइज द केस। इसका मतलब सिंपल है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इन वर्ड्स को यूज करो ताकि वो आपके दिमाग में पक्के हो जाएं। बस इतना ही है। तो हमेशा ये बात याद रखना, आज हमने सिर्फ कुछ वर्ड्स नहीं सीखे हैं, वी हैव अनलॉक्ड अ स्टोरी। हमने आरव के स्ट्रगल, उसकी फाइट
और उसकी जीत को एक मतलब दिया है। वर्ड्स सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं होते, दे आर फॉर अंडरस्टैंडिंग द एंटायर वर्ल्ड। हमेशा याद रखिए, हर किताब, हर आर्टिकल, यहाँ तक कि हर कॉन्वर्सेशन, इन सब में एक कहानी छुपी होती है, जिसके क्लूज इन्हीं वर्ड्स में होते हैं। और अब आपके पास उन्हें अनलॉक करने की मास्टर की है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, व्हाट स्टोरी विल यू अनलॉक नेक्स्ट? कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग। तो ये है हमारा सफ़र रोहन के साथ। पहले देखेंगे उसकी मुश्किल शुरुआत, फिर उसकी स्ट्रगल्स, फिर आएगा एक ज़बरदस्त टर्निंग पॉइंट, उसके बाद सक्सेस की स्टोरी, और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट कि आप इस कहानी से क्या सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मिलते हैं हमारे हीरो से, रोहन। रोहन, जो शायद आप में से ही कोई एक है, उसने अभी अभी एक टफ एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की है। और आप जानते ही हैं, जब भी कोई बड़ी चीज़ शुरू करते हैं, स्टार्टिंग हमेशा थोड़ी चैलेंजिंग लगती है ना? यहाँ दो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। रोहन अपनी प्रिपरेशन के नेसेंट स्टेज में था। नेसेंट का मतलब बिल्कुल शुरुआती फेज, जब आपने पहला कदम ही रखा हो। और इस स्टेज पर वो काफ़ी एप्रिहेंसिव फील कर रहा था। एप्रिहेंसिव यानी थोड़ा वॉरिड, थोड़ा एंग्शियस। वो फीलिंग आती है ना पेट में गुड़गुड़ सी कि कैसा होगा, कर पाऊंगा या नहीं, बस वही फीलिंग। और उसकी चिंता की वजह थी सिलेबस का मैग्नीट्यूड, यानी उसका साइज। इतना बड़ा सिलेबस, ये उसके लिए बहुत परप्लेक्सिंग था। परप्लेक्सिंग मतलब कंफ्यूजिंग, उलझा देने वाला। दिमाग घूम जाता है ना कि भाई शुरू कहाँ से करूं। इतना बड़ा चैलेंज उसको अनफैथमेबल लग रहा था, मतलब इतना गहरा कि उसकी बॉटम लाइन ही समझ ना आए। तो उसके दिमाग में चल क्या रहा था? उसके स्टडी प्लान में बहुत एम्बिग्विटी थी, यानी कुछ भी क्लियर नहीं था, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। वो अपनी ही एबिलिटीज को लेकर स्केप्टिकल था, मतलब उसको खुद पर ही डाउट था कि यार मुझसे हो पाएगा। आगे का रास्ता एकदम ओपेक लग रहा था, जैसे धुंध में कुछ साफ ना दिखे वैसा ही। इसलिए एक सॉलिड प्लान की जगह वो कंजेक्चर पर चल रहा था। कंजेक्चर मतलब सिंपल भाषा में गेस वर्क, अंदाजा। तो शुरुआत तो ऐसी थी, पर अब आती है असली पिक्चर। ये वो फेज है जब मुश्किलें बढ़ती हैं और सेल्फ डाउट हावी होने लगता है। लेट्स सी। ये टाइमलाइन देखो, पहले महीने ठीक ठाक स्कोर आया तो एक ट्रांजिएंट सी होप जागी। ट्रांजिएंट यानी टेम्पररी, जो बस थोड़ी देर के लिए हो। लेकिन सेकेंड मंथ्स में परफॉर्मेंस डिटीरियोरेट होने लगी, यानी और खराब होने लगी। और तीसरे महीने तक स्कोर एक ग्रिम लेवल पर पहुंच गया। ग्रिम मतलब बहुत ही डिप्रेसिंग, निराशाजनक। इससे रोहन पूरी तरह डिवेस्टेटेड हो गया, मतलब इमोशनली बिल्कुल टूट गया था। और कहते हैं ना, ऐसी ही एडवर्सिटी यानी मुश्किल घड़ी, कठिन समय, हमें सच का आईना दिखाती है। रोहन के लिए ये एक वेकअप कॉल था। तो देखते हैं उसके प्लान में गलती क्या थी। उसका पहला प्लान हाइपोथेटिकल था, यानी सिर्फ अजम्पशंस पर बेस्ड, हवा में। शेड्यूल बिल्कुल इरैटिक था, कभी 10 घंटे पढ़ लिया तो कभी 2 दिन किताब ही नहीं खोली। इस सब ने उसे एक प्रेडिकमेंट में डाल दिया, एक ऐसी मुश्किल सिचुएशन जहां से निकलना नामुमकिन सा लगे। इसके आगे एक वायबल यानी वर्केबल स्ट्रैटेजी में एक कोहेरेंट या लॉजिकल शेड्यूल होता है, जो प्रोग्रेस की तरफ ले जाता है। ओके, टाइम फॉर अ क्विक रिवीजन। ये 3 वर्ड्स, परप्लेक्सिंग, डिटेरियोरेट और एडवर्सिटी, एग्जामिनर्स के फेवरेट हैं, इसको नोट कर लो। अ कंफ्यूजिंग सिचुएशन इज परप्लेक्सिंग, जब परफॉर्मेंस खराब होती है इट डिटेरियोरेट्स, और मुश्किल वक्त को एडवर्सिटी कहते हैं। अब रोहन की स्टोरी के साथ ये वर्ड्स हमेशा के लिए याद हो गए ना? और अब आती है कहानी में एक टर्निंग पॉइंट। जहां रोहन ऑलमोस्ट हार मान चुका था, वहां एक सिंपल सी क्रिकेट एनालॉजी ने सारा गेम ही पलट दिया। यहां से शुरू होती है उसकी कमबैक स्टोरी। इस फेलियर के बाद रोहन ने इंट्रोस्पेक्शन किया। बहुत पावरफुल वर्ड है इंट्रोस्पेक्शन, मतलब आत्ममंथन। शांति से बैठकर अपने अंदर झांकना कि यार गलती हो कहाँ रही है। और यही इंट्रोस्पेक्शन एक कैटलिस्ट बना। कैटलिस्ट जैसे केमिस्ट्री में रिएक्शन को स्पीड अप करता है, इस सोच ने उसके चेंज को ट्रिगर कर दिया। तो वो एनालॉजी क्या थी? सिंपल, प्रिपरेशन इज लाइक अ टेस्ट मैच। रूल नंबर 1, एक टाइम पे एक बॉल पर फोकस करो। मतलब जो इमीडिएट टैंजिबल टास्क है, जो आपके सामने है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। नंबर 2, डॉट बॉल से मत डरो। छोटे मोटे फेलियर्स से घबराना नहीं है। यू हैव टू बी रिजिलियंट, यानी गिरकर वापस उठने की हिम्मत रखनी है। नंबर 3, इनिंग्स बिल्ड करो। कंसिस्टेंट और मेटिकुलस, यानी एकदम डिटेल में एफर्ट लगाओगे तभी बड़ा स्कोर बनेगा। एंड फाइनली, हैव अ रोबस्ट डिफेंस। अपने कॉन्सेप्ट्स को इतना रोबस्ट यानी स्ट्रांग बनाओ कि कोई भी टफ क्वेश्चन तुम्हें आउट ना कर पाए। इसी को कहते हैं परसीवरेंस। और इसका रिजल्ट आप इस ग्राफ में साफ देख सकते हो।
जैसे ही रोहन का एफर्ट कंसिस्टेंट हुआ, उसकी प्रेपरेशन रोबस्ट हुई और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूम सीधा ऊपर चला गया। दिस इज द मैजिक ऑफ कंसिस्टेंसी। ये क्रिकेट एनालॉजी रोहन के माइंडसेट में एक कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट ले आई। पैराडाइम, सुपर इंपॉर्टेंट वर्ड। इसका मतलब होता है सोचने का तरीका, एक मॉडल या नजरिया। उसने पढ़ाई को देखने का अपना पूरा फ्रेम ही बदल डाला। ये एक गेम चेंजिंग मोमेंट था। और हाँ, ये रहे अगले 3 गोल्डन वर्ड्स, परसिवियरेंस, रेजिलिएंट और पैराडाइम। ये लाइफ में और एग्जाम्स में दोनों जगह काम आएंगे। जब आप अपने ऐसे में लिखते हो ना, दिस लेड टू अ पैराडाइम शिफ्ट, एग्जामिनर समझ जाता है कि आपको डीप नॉलेज है। सो मेक श्योर यू रिमेंबर दीज। चलिए अब देखते हैं कि इस नए पैराडाइम शिफ्ट के बाद रोहन की मेहनत कैसे रंग लाई। लेट्स मूव टू द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज जर्नी, द सक्सेस स्टोरी। अपने नए कोहेरेंट प्लान के साथ रोहन ने अपनी नॉलेज को कंसोलिडेट करना शुरू किया। कंसोलिडेट मतलब अलग अलग टॉपिक्स को जोड़कर एक स्ट्रांग फाउंडेशन बनाना। इससे उसकी प्रोग्रेस एक्सेलरेट हुई, यानी तेज हो गई। उसने सब्सटैंशियल यानी काफी बड़े इंप्रूवमेंट्स किए और आखिर में उसकी सारी हार्डवर्क सक्सेस में कल्मिनेट हुई, मतलब उस मेहनत का फाइनल सक्सेसफुल रिजल्ट मिला। और ये देखिए 95%, कहाँ वो ग्रिम स्कोर था और कहाँ ये है उसके सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट का सबूत। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू चेंज योर पैराडाइम। और इस जबरदस्त सक्सेस के साथ उसका कॉन्फिडेंस और उसकी नॉलेज दोनों फ्लरिश करने लगे। फ्लरिश का मतलब है खिलना। जैसे एक पौधा सही मौसम में खिलता है, वैसे ही रोहन का पोटेंशियल अब खिलने लगा था। तो रोहन की स्टोरी तो सुपर इंस्पायरिंग थी, लेकिन इससे हमारे लिए, आपके लिए क्या टेक अवे है? What is the final lesson for all of us? Let's quickly summarize. सबसे पहली सीख, चैलेंजेस इंपीडिमेंट्स नहीं है। इंपीडिमेंट्स मतलब रुकावटें। चैलेंजेस तो मौके हैं टू इवॉल्व, यानी आगे बढ़ने के। सेकंड, एक होलिस्टिक यानी ओवरऑल एंड मेटिकुलस यानी डिटेल ओरिएंटेड अप्रोच रखो। थर्ड, इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्ममंथन ही बदलाव की चाबी है। और फाइनली, परसीवरेंस किसी भी हार को जीत में बदल सकता है। सोचिए, साल भर बाद रोहन अपनी डायरी में लिख रहा है, इन रेट्रोस्पेक्ट यानी जब मैं आज पीछे मुड़कर देखता हूं, द स्ट्रगल वॉज द मोस्ट प्रोफाउंड पार्ट ऑफ माई जर्नी। प्रोफाउंड मतलब बहुत गहरा, डीपली मीनिंगफुल। असली सीख तो उसे उस स्ट्रगल ने ही दी थी। तो अब मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूं। आप अपनी प्रेपरेशन जर्नी में कौन सा पैराडाइम, कौन सा सोचने का तरीका बदलने वाले हैं? थिंक अबाउट इट, क्योंकि सही पैराडाइम आपको एक सिंपल स्टूडेंट से वोकैबुलरी का सुपर पावर बना सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन वर्ड से जो मुश्किल सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होते हैं। देखिए, हर प्रोफेशनल सेटिंग में क्राइसिस तो आते ही हैं और उन्हें आपसे आने वाले समय में मैनेज करने के लिए सही शब्दों का होना बहुत जरूरी है। ज़रा ये सेंटेंस को देखिए, ये एक क्राइसिस की बिल्कुल साफ पिक्चर बना रहा है। वर्ड्स जैसे कॉन्ट्रेरी ओपिनियंस का मतलब है अलग अलग कॉन्फ्लिक्टिंग विचार, और स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी का मतलब है बहुत ही गहरी क्रिटिकल जांच। यही वो प्रिसाइज फॉर्मल लैंग्वेज है जो हाई स्टेक्स प्रोफेशनल चैलेंजेस में काम आती है। हमारा पहला कीवर्ड है मिटिगेट। इसका मतलब है किसी बुरी चीज के असर या नुकसान को कम करना। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोजेक्ट मैनेजर कह सकता है, वी नीड अ स्ट्रैटेजी टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ अ बजट ओवररन, यानी नुकसान कम करने की कोशिश करना। ये वर्ड प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को दिखाता है। अगला वर्ड है रिपरकशन। हर एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस होता है, पर जब वो कॉन्सिक्वेंस नेगेटिव या बुरा हो तो उसे हम कहते हैं रिपरकशन। आप बिजनेस मीटिंग में अपने कलीग को वार्न कर सकते हैं, द रिपरकशंस ऑफ लॉन्चिंग विदाउट प्रॉपर टेस्टिंग कुड बी सिवियर, मतलब बुरा परिणाम। और अब एक बहुत ही पावरफुल वर्ब, एग्जैस्परेट। इसका मतलब सिर्फ चीजों को खराब करना नहीं है, इसका मतलब है एक पहले से ही खराब सिचुएशन को और भी ज्यादा बिगाड़ देना। ये एक डाउनवर्ड स्पाइरल को हाईलाइट करता है और दिखाता है कि आप सिचुएशन की ग्रेविटी को कितना समझते हैं। यहां डिफरेंस देखिए, द रूमर्स मेड द प्रॉब्लम बिगर। ठीक है, बात समझ आ गई, लेकिन द रूमर्स एग्जैसर्बेटेड द प्रॉब्लम, ये सुनने में कितना प्रिसाइज लगता है। इससे ये पता चलता है कि रूमर्स कितने डैमेजिंग थे और आपकी लैंग्वेज पर कमांड कितनी अच्छी है। ओके, चलिए अब प्रॉब्लम से प्रोग्रेस की तरफ चलते हैं। जैसे क्राइसिस के लिए एक वोकैबुलरी होती है, वैसे ही इनोवेशन, ग्रोथ और नए आइडियाज को डिस्क्राइब करने के लिए भी एक पावरफुल वोकैबुलरी है। ये आगे बढ़ने वाले शब्द हैं। एक ग्रेट आइडिया की लाइफ साइकिल सोचिए। वो शुरू होता है एक नेसेंट स्टेज में, यानी बिल्कुल नया, अभी डेवलप हो रहा है। इससे इनोवेशन हो सकती है,
यानी एक नया मेथड या प्रोडक्ट बन सकता है। जब एक बड़ी सक्सेस मिलती है वो ब्रेक थ्रू कहलाता है। और जब एक आइडिया हर चीज करने का तरीका ही बदल दे तो उसे कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। जैसे पहले हम लेटर्स लिखते थे, फिर ईमेल आ गया। दैट वाज अ ट्रू पैराडाइम शिफ्ट इन कम्युनिकेशन। जब हम बड़े आइडियाज़ डिस्कस करते हैं तो हमें अपनी अप्रोच बताने के लिए भी कुछ टर्म्स चाहिए। क्या आपका प्रपोजल थ्योरेटिकल है, मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है, या फिर वो एम्पिरिकल है, यानी डेटा और ऑब्जर्वेशन से बैक्ड है? शायद आप एक होलिस्टिक व्यू ले रहे हैं, मतलब पूरे सिस्टम को देख रहे हैं, ना कि सिर्फ उसके पार्ट्स को। ये फर्क जानना किसी भी स्ट्रैटेजी डिस्कशन के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए अब इन सबको जोड़ते हैं और फोकस करते हैं सबसे प्रैक्टिकल चीज पर, आपका रोज का प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। अगले कुछ वर्ड्स ऐसे टूल्स हैं जो आपको काम पर ज्यादा क्लियर, कॉन्फिडेंट और पर्सुएसिव बना देंगे। तो ये एक कॉमन वर्कप्लेस चैलेंज है, किसी डिबेट या आर्ग्यूमेंट को रिस्पेक्टफुली और प्रोफेशनली कैसे जीतें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमरे में सबसे ऊंची आवाज में चिल्लाएं, नहीं। इसका मतलब है आपके आइडियाज में कितना दम है और आपके एविडेंस कितने क्लियर हैं। आइए देखते हैं वो कौन से वर्ड्स हैं जो इसमें आपकी मदद करते हैं। सबसे पहले आपको आर्टिकुलेट होना पड़ेगा। ये वो एबिलिटी है जिससे आप अपने विचार और आइडियाज को साफ साफ और असरदार तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। एक आर्टिकुलेट स्पीकर को समझना आसान होता है और वो पर्सवेसिव होता है। ये इंटरव्यूज, क्लाइंट प्रेजेंटेशंस और टीम लीडरशिप के लिए एक नॉन निगोशिएबल स्किल है। नेक्स्ट, सिर्फ एक पावरफुल ओपिनियन काफी नहीं होता। आपको अपने क्लेम्स को सब्सटैंशिएट करना आना चाहिए। इसका मतलब है अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए प्रूफ या एविडेंस देना। सिर्फ ये कहना कि मुझे लगता है ये प्लान काम करेगा कमजोर है, लेकिन ये कहना कि आई कैन सब्सटैंशिएट दिस बिलीफ विद लास्ट क्वार्टर्स परफॉर्मेंस डेटा, ये पावरफुल है। और आखिर में हमेशा कंसाइज रहने की कोशिश करें। प्रोफेशनल दुनिया में क्लैरिटी और ब्रेविटी यानी छोटा और साफ बोलने वालों की बहुत रिस्पेक्ट होती है। कंसाइज होने का मतलब है अपनी बात को बिना फालतू के शब्द या टाइम वेस्ट किए साफ साफ कह देना। इससे पता चलता है कि आप अपने ऑडियंस के टाइम की वैल्यू करते हैं। इन फ्रेजेस में बदलाव देखिए। आई थिंक दिस कैन वर्क बन जाता है दिस प्लान इज वायबल एंड आई कैन सब्सटैंशिएट इट। एक कैजुअल सा प्लीज फाइंड अटैच्ड बन जाता है आई हैव अटैच्ड अ कंसाइज समरी फॉर योर रिव्यू। दोनों ही केसेस में सेकंड ऑप्शन ज्यादा कॉन्फिडेंट है, ज्यादा आपसे बेहतर है और कहीं ज्यादा प्रोफेशनल है। ठीक है, हमने कुछ बहुत ही यूजफुल वर्ड्स कवर किए हैं। चलिए एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं ताकि ये पावरफुल वर्ड्स आपकी एक्टिव वोकैबुलरी में लॉक हो जाएं। रेडी, लेट्स गो। मिटिगेट करना मतलब नुकसान कम करना। पैराडाइम एक पूरा नया मॉडल। सब्सटैंशिएट करना मतलब प्रूफ देना। आर्टिकुलेट होना मतलब साफ साफ बोलना। कंसाइज होना मतलब छोटा और टू द पॉइंट। और अगर कोई चीज वायबल है तो वो वर्केबल है। गॉट इट? एक्सीलेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है, रट्टा मारना बंद कीजिए और कंटेक्चुअलाइज करना शुरू कीजिए। जब आप नए शब्दों को रियल सिचुएशंस में, आर्टिकल्स में, मीटिंग्स में, ईमेल्स में यूज करते हैं तो वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं रहते, बल्कि पावरफुल टूल्स बन जाते हैं जिन्हें आप कभी भी यूज कर सकते हैं। और मैं आपको एक चैलेंज के साथ छोड़ जाता हूं। इनमें से कौन सा पावरफुल वर्ड आप आज कॉन्शियसली यूज करने वाले हैं? अपनी अगली ईमेल में, अगली मीटिंग में या शायद अगली कॉन्वर्सेशन में? सिर्फ सीखे मत, यूज करें। गो अहेड एंड पावर अप योर वोकैबुलरी। सो एक कहानी सुनोगे? ऐसी कहानी जो आपको 50 से भी ज्यादा नए वर्ड्स सिखा देगी, एंड दैट टू ऑलमोस्ट एफर्टलेसली। ट्रस्ट मी, इसके बाद वर्ड्स आपके दिमाग में अपने आप फिट हो जाएंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। ओके, सो हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जिसका नाम है विलो। गांव को इंग्लिश में कहते हैं हैमलेट। तो इस विलो हैमलेट में सुबह सुबह का टाइम है। वहां पे मीरा, हमारी मेन कैरेक्टर, घर से बाहर निकलती है और उसकी मुलाकात होती है उसके पड़ोसी नोलन से। अब देखो, मीरा तो थ्रिफ्टली चल रही है, पर नोलन ने उससे हॉटली ग्रीट किया और जब उसने कुछ पूछा तो नोलन ने कर्टली जवाब दिया। अब ये थ्रिफ्टली, हॉटली, कर्टली क्या है, चलो एक एक करके समझते हैं। देखो, आते हैं पहले वर्ड पे हॉटली। कहा ना नोलन ने उसे हॉटली ग्रीट किया। इसका मतलब होता है बड़े घमंड से, एकदम प्राउडली, जैसे वो मीरा से कितना सुपीरियर हो। यू नो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड, उसी को कहते हैं हॉटली बात करना। और फिर जब मीरा ने तूफान के बारे में पूछा तो जवाब मिला कर्टली। कर्टली का मतलब होता है बहुत अजीब ढंग से शॉर्ट एंड रूड रिप्लाई, जैसे कोई आपसे बात ही नहीं करना चाहता, बस एक दो वर्ड्स में बोल के कॉन्वर्सेशन खत्म कर दी। दैट्स अ कर्ट रिप्लाई। चलो एक काम करते हैं, लेट्स टेक अ मेंटल स्नैपशॉट। अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाओ। एक छोटा सा गांव, क्या बोलते हैं उसको? यस, अ हैमलेट। उसमें एक प्राउड, घमंडी आदमी कैसे बात कर रहा है? हॉटली। और उसका जवाब कैसा है? शॉर्ट एंड रूड, कर्टली। और हमारी मीरा,
वो थ्रिफ्टिली चल रही है, यानी पैसे बचाकर केयरफुली। समझ गए? ये पूरा सीन दिमाग में रखो, आगे काम आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कहानी में आती हैं मिसेस स्प्रिंगल। हर गांव में, हर मोहल्ले में एक ऐसी आंटी होती है ना, जो सबके मामलों में टांग अड़ाती है। बस ये वही हैं। और कल तो उन्होंने हद ही कर दी। हुआ ये कि उन्होंने लोगों से आर्म्स कलेक्ट किए। आर्म्स मतलब सिंपल दान, चैरिटी। जो पैसे या खाना हम जरूरतमंद लोगों को देते हैं ना, बस वही। और पता है ये आर्म्स क्यों कलेक्ट कर रही थी? उनका दावा था कि उन्हें एनलाइटनमेंट मिल गया है, मतलब उन्हें ब्रह्म ज्ञान हो गया है, स्पिरिचुअल नॉलेज की पीक पे पहुंच गई हैं। सीरियसली, कैन यू बिलीव दैट? तो गांव वालों को क्या लगा? उन्होंने इसे एक फार्स कहा। अ फार्स इज बेसिकली अ सिली प्ले, एक मजेदार नाटक। उन्हें पता था कि ये सब ड्रामा है, असलियत नहीं। चलो मिसेस स्प्रिंगल के ड्रामे से आगे बढ़ते हैं। अब स्टोरी में एक रोमांटिक ट्विस्ट आता है। दोपहर का टाइम है और एक लड़का है जो एक लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। लड़की की फैमिली ने अभी तक कंसेंट नहीं दिया है और इस वजह से बेचारा बहुत परेशान है। ही इज ट्रेम्बलिंग। और कंसेंट क्या होता है आप सब जानते हैं। कंसेंट मतलब अग्रीमेंट, सहमति। फैमिली का कंसेंट जरूरी है ना, उनकी परमिशन के बिना शादी कैसे होगी? सिंपल। तो इस टेंशन के मारे उस लड़के को पैल्पिटेशंस हो रहे थे। पैल्पिटेशंस ये तब होता है जब आपकी हार्ट बीट बहुत फास्ट या इरेगुलर हो जाती है। कभी एग्जाम रिजल्ट से पहले हुआ है? दिल धक 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 धक, दैट्स पैल्पिटेशंस। ओके, टाइम फॉर अ क्विक क्विज। चलो एक क्विक चेक करते हैं। व्हाट डज आल्म्स मीन? याद है मिसेस स्प्रिंगल वाला सीन? सोचो। यस, एग्जैक्टली, चैरिटी या दान। परफेक्ट, गुड। नेक्स्ट वन, हाउ अबाउट कंसेंट? द यंग मैन वॉज वेटिंग फॉर इट। सिंपल है, सहमति या परमिशन। गुड जॉब। एंड द लास्ट वन फॉर नाउ, व्हाट आर पैल्पिटेशंस? उस लड़के को हो रहे थे, क्या मतलब था? यस, दिल की धड़कन का तेज हो जाना, अ फास्ट हार्ट बीट। ब्रिलियंट। लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। ऑलराइट, बैक टू आवर लव स्ट्रक बॉय। दिल की धड़कन तो तेज है ही, अब उसने गुस्से में अपने राइवल पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है। वो उसे पेटिफोगर बुला रहा है, एंड ही ऑल्सो क्लेम्स दैट हिज राइवल इज एन इंट्रीगर केपेबल ऑफ मिलिशियस ट्रिक्स। वाओ, बड़े हेवी वर्ड्स यूज कर रहा है। So what is a pettifogger? Basically, it's a negative word for a lawyer. एक ऐसा वकील जो छोटे-मोटे केसेस के लिए tricky और dishonest methods यूज करता है। समझ गए? A low-level tricky lawyer. और उसने ये भी कहा कि राइवल के ट्रिक्स मलिशियस हैं। मलिशियस का सीधा सा मतलब है ईविल इंटेंट। जब आपकी नीयत ही खराब हो, आप जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, दैट्स अ मलिशियस एक्ट। ओके, टाइम फॉर अनदर मेंटल स्नैपशॉट। इमेजिन करो एक कोर्ट रूम सीन। एक ट्रिकी लॉयर है। कौन? अ पेटिफॉगर। वो क्या कर रहा है? एक मलिशियस यानी बुरा प्लान बना रहा है। सो ही इज अ स्कीमर, एन इंट्रीगर। और उसके चेहरे पे बिल्कुल शर्म नहीं है। ही इज शोइंग इम्प्यूडेंस, अ काइंड ऑफ शेमलेस बिहेवियर। पिक्चर बन गई, चलो आगे। ऑलराइट, सो वापस आते हैं मीरा के पास। मीरा उस लड़के को एडवाइस देती है, डोंट एक्ट लेम इमोशनली। बेसिकली उसे समझाती है। फिर वो दोनों बाहर वुड्स में जंगल की तरफ चल पड़ते हैं और वहां का माहौल थोड़ा ईयरी था। ये वर्ड आपने मूवीज में सुना होगा, ईरी। ईरी का मतलब होता है स्ट्रेंज एंड स्पूकी, थोड़ा अजीब, थोड़ा डरावना, जैसे किसी पुराने खंडर घर में शाम को अकेले जाना। अजीब सी साइलेंस, अजीब सी फीलिंग, दैट्स इन ईरी फीलिंग। तो वहां उस ईरी साइलेंस में मीरा उस लड़के के दुख को, उसके ग्रीफ को सेंस कर सकती थी। और फिर उसने उसे एक आखिरी बट बहुत इंपॉर्टेंट सलाह दी। उसने कहा, डोंट बी अ प्रोडिगल लवर। अब प्रोडिगल का क्या मतलब है? देखो, प्रोडिगल उस इंसान को कहते हैं जो चीजें वेस्ट करता है, रेकलेसली स्पेंड करता है। जैसे प्रोडिगल सन की कहानी सुनी होगी, जो सारे पैसे उड़ा देता है। तो यहां मीरा कह रही है कि अपने इमोशंस, अपने प्यार को ऐसे वेस्ट मत करो। गिव लव वाइजली, नॉट वेस्टफुली। डीप है ना? सो देखा आपने कितना आसान हो गया एक सिंपल सी कहानी से इतने सारे नए वर्ड्स सीखना, राइट? अब आपका होमवर्क सिंपल सा 3 स्टेप प्लान है। पहला, इस स्टोरी को एक बार और देखो। दूसरा, आज ट्राई करो इनमें से कोई भी 5 नए वर्ड्स अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज करने की। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, क्रिएट योर ओन शॉर्ट स्टोरी यूजिंग दीज वर्ड्स। बिलीव मी, यू विल बिकम अ वोकैबुलरी मास्टर इन नो टाइम। और हाँ, हमेशा याद रखना, वर्ड्स आर नॉट जस्ट फॉर एग्जाम्स। सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं है। दे बिल्ड द स्टोरी ऑफ योर लाइफ।
आप जैसे वर्ड्स यूज करते हो वो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच को रिफ्लेक्ट करता है। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट। स्क्रीन पे एक सवाल है जो आई थिंक हम सबसे रिलेट करता है। प्यार में कभी नर्वस हुए हो? आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस कैन रिलेट टू दिस फीलिंग, राइट? लेकिन हमारी स्टोरी का जो हीरो है, अ बॉय, वो सिर्फ नर्वस नहीं है, ही इज कंप्लीटली लव सिक। उसकी स्टोरी इज ऑल अबाउट द वोकैबुलरी ऑफ दिस फीलिंग। चलो उससे मिलते हैं। सो हमारी स्टोरी शुरू होती है विद आवर नर्वस लवर जो बिल्कुल परेशान है, और वो एक वाइज वुमन मीरा के पास हेल्प के लिए जाता है। सो यू सी, एक क्लासिक सिचुएशन सेटअप हो गई है, द ट्रबल्ड सोल एंड द सेज एडवाइजर। उसकी जो रिक्वेस्ट है ना, इट्स नॉट जस्ट फॉर हेल्प, इट्स अ विंडो इनटू हिज डेस्परेट स्टेट ऑफ माइंड। तो उस लड़के की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या थी? उसका खुद का दिमाग। जब भी वो उस लड़की को अप्रोच करने का सोचता था ना, ही जस्ट कुडंट डू इट। ही वुड हेजिटेट। हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना, यू नो दैट फीलिंग, करूं या ना करूं, शुड आई और शुडंट आई। यही डाउट उसे बिल्कुल पैरालाइज कर देता था। अब उसकी जो एंग्जाइटी थी ना, वो सिर्फ मेंटल नहीं थी, इट वॉज फिजिकल टू। ही वॉज एक्सपीरियंसिंग पैल्पिटेशंस। पैल्पिटेशंस मतलब दिल की धड़कन का अचानक से बहुत तेज हो जाना, इरेगुलर हो जाना। इट्स लाइक अ बॉडीज अलार्म सिस्टम जो एक्सट्रीम स्ट्रेस में बजने लगता है। एंड दिस वॉज अ क्लियर साइन ऑफ हिज इनर टर्मोइल। ये स्लाइड उसकी हालत को और क्लियरली दिखाती है। ही वॉज ट्रेम्बलिंग, यानी कांप रहा था, ऑल बिकॉज ऑफ दैट इंटेंस इमोशन। उसकी एंग्जाइटी एक फेशियल ट्विच के फॉर्म में भी दिख रही थी, अ स्मॉल सडन मूवमेंट। और उसका बिहेवियर इतना अजीब हो गया था कि बाहर से देखने वालों को वो एक लूनेटिक लग सकता था, जैसे उसने अपना मेंटल बैलेंस ही खो दिया हो। अपनी फीलिंग्स को प्रूव करने के लिए वो मीरा के पास 2 बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स लेकर आया था। पहला, अ निग्लिजियर, विच इज अ टाइप ऑफ अ डेलिकेट नाइट गाउन। शायद ये उस रोमांस को सिंबलाइज करता है जो वो चाहता था। दूसरा, एन इनहेरिटेड रिंग। और इनहेरिटेड वर्ड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हो। सो इट सिग्निफाइज ट्रेडिशन, फैमिली एंड अ सीरियस कमिटमेंट। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारी नर्वसनेस और एंजाइटी के नीचे ना, ही हैड अ जेन्युइनली वार्म हार्ट। He was, by nature, an incredibly affectionate person, someone who shows fondness easily. और यही तो ट्रेजेडी है। उसकी affectionate soul डर और सेल्फ डाउट की दीवार के पीछे फंसी हुई थी। उसके पास एक प्लान भी था, एक ग्रैंड जेस्चर। He was ready to offer her family his Oxen Meadows and his Birchwoods, basically उसकी valuable property। और वो ये ज़मीन उन्हें perpetuity में देना चाहता था, which means forever, हमेशा के लिए। He had reckoned everything, उसने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया था। उसे लगा कि यही मटीरियल सैक्रिफाइस उसके प्यार को प्रूफ कर सकता है। You can really feel his desperation in this scene. He began to implore Meera for help. Implore का मतलब है desperately beg करना, बहुत ज़्यादा plead करना। वो इतनी पैशन से चिल्ला रहा था कि उसकी आवाज़ hoarse हो गई, rough and strained। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि मीरा हैड टू फिजिकली रिस्ट्रेन हिम, उसे रोकना पड़ा टू काम हिम डाउन। उसके लिए ये सिर्फ आम दुख नहीं था। द पेन ऑफ हिज अनएक्सप्रेस्ड लव वॉज एक्सक्रूशिएटिंग। ये वर्ड यूज होता है फॉर पेन दैट इज ऑलमोस्ट अनबेरेबल, जैसे टॉर्चर। इससे हम समझ सकते हैं कि उसकी पैल्पिटेशंस और ट्रेम्बलिंग सिर्फ नर्व्स नहीं थे, दे वर द फिजिकल सिम्टम्स ऑफ एन एक्सक्रूशिएटिंग इमोशनल एगनी। नाउ जस्ट जब हम सोचते हैं कि उसकी प्रॉब्लम सिर्फ इंटरनल है, स्टोरी में एक नया एंगल आता है, एन एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। उसकी डेस्परेशन अब गुस्से में बदल जाती है जब वो अपने राइवल के बारे में बात करना शुरू करता है, द मैन ही सीज एज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल इन हिज वे। अब उसके गुस्से में ना, वो अपने राइवल के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। ही लेबल्स हिम अ पेटी फॉगर। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है ये। इट मीन्स एक छोटा मोटा डिसऑनेस्ट लॉयर। फिर वो उस पर इल्ज़ाम लगाता है एम्बेजलमेंट का, यानी पैसे की चोरी। देन ही अटैक्स हिज कैरेक्टर, कहता है वो ड्रंकर्ड है, गैम्बलर है, और आखिर में एन इंट्रीगर, मतलब जो दूसरों को धोखा देता है। बेसिकली पूरे कैरेक्टर की बैंड बजा दी जस्ट बिकॉज ऑफ जेलसी। एंड टू टॉप इट ऑल ऑफ, वो कहता है कि उसका राइवल मलिशियस है। नाउ मलिशियस का मतलब सिर्फ बुरा इंसान होना नहीं है। मलिशियस मतलब जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाने की इंटेंशन। He's suggesting कि rival के actions सिर्फ careless नहीं, but purposefully cruel हैं। At this point, Meera steps in to correct him. वो कहती है he is being impudent, which is an adjective meaning brazenly disrespectful. फिर she warns him against his impudence, which is the noun form, the quality of being disrespectful. तो देखा,
एक ही रूट वर्ड से एक्शन और क्वालिटी दोनों डिस्क्राइब हो सकते हैं। मीरा ट्राइज टू बिल्ड हिज कॉन्फिडेंस बैक अप। डोंट बी अ रास्कल, शी सेज। यहाँ रास्कल का मतलब है डोंट बी फूलिश। फिर वो कहती है यू आर नॉट इमोशनली लेम। यहाँ लेम का मतलब फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं, बट वीक और इनएडिक्वेट होना। शी इज रिमाइंडिंग हिम ऑफ हिज ओन इनर स्ट्रेंथ, जिसको वो भूल गया है। टू काम हिज माइंड, मीरा उसे गुस्से से दूर नेचर के पास ले जाती है। द सेटिंग शिफ्ट्स एंड विद इट हमारी स्टोरी का पूरा टोन बदल जाता है। वी मूव फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट टुवर्ड्स अ प्लेस ऑफ पीस। आप फॉरेस्ट की शांति में दे स्टार्ट टू नोटिस द साउंड्स अराउंड देम। बर्ड्स का cheerful, high-pitched chirrup, soft chattering chitterings, एक songbird का melodic wavering trillings, even a distinct whistle chirrup. हर word sound के एक अलग texture को capture करता है, right? अचानक उनका ध्यान एक yellow bird पे जाता है, a goldfinch, जो एक laburnum tree की branch पर बैठी है। उसका sudden appearance एक moment of startlement create करता है, एक brief, surprising shock जो लड़के के anxious thoughts को तोड़ देता है। और उस सरप्राइज के मोमेंट में ही फील्स अ वेव ऑफ थ्रिल्स। इट्स अ सडन शार्प फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट एंड प्लेजर। हमारी पूरी स्टोरी में पहली बार ही फील्स अ पॉजिटिव इमोशन। व्हाट अ कॉन्ट्रास्ट टू द एंजाइटी एंड ग्रीफ ही हैज बीन फीलिंग सो फार। एंड हियर वी सी अ ब्यूटीफुल पैरेलल। उसके हाथ फिर से ट्रेम्बल करने लगते हैं, बट दिस टाइम नॉट फ्रॉम फियर बट फ्रॉम एक्साइटमेंट। वो बर्ड के विंग्स में ट्रेमर और लीव्स में हल्की सी ट्विचिंग नोटिस करता है। देखा, द वेरी सेम वर्ड्स जो उसके डर को डिस्क्राइब कर रहे थे अब एक खूबसूरत मोमेंट का हिस्सा हैं। कॉन्टेक्स्ट ने पूरा मीनिंग ही बदल दिया। ये मोमेंट ऑफ क्लैरिटी इन नेचर हमें स्टोरी के क्लाइमैक्स तक ले आता है। इट्स टाइम फॉर मीराज फाइनल पीस ऑफ विजडम, द वन लेसन जो उसकी सारी एक्सपीरियंसेस को एक साथ जोड़ देगी। उसको इतना इमोशनल होते देख, फ्रॉम पेन टू वंडर, मीरा फाइनली अंडरस्टैंड्स द ट्रू डेप्थ ऑफ हिज ग्रीफ। ग्रीफ सिर्फ सैडनेस नहीं होता, इट्स अ डीप रेंचिंग सॉरो। शी रियलाइजेस कि वो सिर्फ लव सिक नहीं है, ही इज एक्चुअली ग्रीविंग द पोटेंशियल लॉस ऑफ अ फ्यूचर ही सो डेस्परेटली वांट्स। एंड देन शी डिलीवर्स हर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, डोंट बी ए prodigal lover. This is a fantastic word. Prodigal means to be recklessly wasteful, to spend resources without any thought. मीरा की एडवाइस ये है कि अपने लव और इमोशंस के साथ वेस्टफुल मत बनो। Give your love wisely, उसे care के साथ invest करो, not just throw it away in a chaotic display. तो देखा आपने, एक लड़के की इमोशनल जर्नी से हमने कितने वर्ड सीख लिए। पैल्पिटेशंस के एंजाइटी से लेकर मलिशियस वर्ड के गुस्से तक और फाइनली प्रोडिगल ना बनने की विजडम तक। यही पावर है कॉन्टेक्स्ट में सीखने का। वर्ड स्टोरी के साथ जुड़ जाते हैं। तो मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। इस स्टोरी का कौन सा वर्ड आपको सबसे ज्यादा याद रहेगा और क्यों? सोचना जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही दूर के गांव से। सोचो, पहाड़ों के बीच एक यंग अप्रेंटिस रहता था और उसके दिल में एक आग थी, एक ऐसी पावरफुल फीलिंग थी जिसे हम कहते हैं लॉन्गिंग। ये कोई ऐसी वैसी वांट नहीं थी, नहीं, ये एक गहरी चाहत थी, एक तड़प थी कि वो अपने गांव की बाउंड्रीज से बाहर निकले और पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करे। तो हमारे पहले चैप्टर में, जिसका नाम है एक छोटी सी चाहत, हम उस अप्रेंटिस के सपनों की दुनिया में जाएंगे। विल एक्सप्लोर वो जो लॉन्गिंग थी ना उसके दिल में, और देखेंगे कि उसकी जो रियल लाइफ थी, उसकी डे टू डे रियलिटी, वो उसके सपनों से कितनी ज्यादा अलग थी। उसका गांव उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट था वो बिल्कुल ब्लीक था। जरा इस स्लाइड को देखो, एकदम सुनसान खाली जमीन, दूर दूर तक ना कोई रंग ना कोई लाइफ। ऐसा फील होता था जैसे वहां कोई होप ही नहीं है, बिल्कुल निराशाजनक। दैट इज द फीलिंग ऑफ ब्लीक। और इस ब्लीक एनवायरनमेंट की वजह से उसके अंदर एक डेसोलेशन की फीलिंग आती थी। डेसोलेशन का मतलब है वीरानी, एकदम अकेलापन। सोचो, जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सारे बच्चे घर चले जाते हैं, उसके बाद स्कूल में जो एकदम खालीपन और सन्नाटा छा जाता है ना, बस वही फीलिंग ऑफ डेसोलेशन थी उसके दिल में। चलो, अब हमारी कहानी एक नया मोड़ लेती है। नई शुरुआत, नई चुनौती। हमारा अप्रेंटिस अपने उस ब्लीक गांव को पीछे छोड़कर फाइनली एक नए चमकते हुए शहर में कदम रखता है। एक ऐसी जगह जहां हर तरफ लाइफ ही लाइफ है। लेट्स सी वहां उसका इंतजार कौन कर रहा है। शहर के मार्केट में उसका पहला कदम, और वहां का सीन क्या था? अ ग्रेट बसल। इसका मतलब बहुत ज्यादा शोर, लोगों की भीड़, हर तरफ बस हलचल। इमेजिन करो, घोड़े, गाड़ियां, लोग चिल्ला रहे हैं, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, एकदम केओटिक बट एनर्जेटिक मैस।
दैट्स अ ग्रेट बसल। और उसी बसल के बीच में अचानक एक घोड़ा गाड़ी मार्केट के बीचों बीच फंस जाती है। सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है। तो ये जो बसल था ना, अब वो कोमोशन बन गया। कोमोशन मतलब अफरा तफरी, जब हलचल के साथ साथ कंफ्यूजन भी जुड़ जाए। वहीं उसकी मुलाकात अपने नए मास्टर से होती है। शुरू में मास्टर उसके लिए सिर्फ एक एक्वेंटेंस था, मतलब सिर्फ एक जान पहचान वाला इंसान जिससे बस फॉर्मल सी हेलो हाय होती है। अभी तक वो उसके गुरु या मेंटर नहीं बने थे, जस्ट एन एक्वेंटेंस। और उस मास्टर के पास इस लड़के का नया रोल क्या था? ही वॉज एन अप्रेंटिस, यानी एक शिष्य, एक ट्रेनी, ऐसा स्टूडेंट जो किसी एक्सपर्ट के अंदर काम करके उनका हुनर, उनका क्राफ्ट बिल्कुल शुरुआत से सीखता है। लेकिन मास्टर का नेचर थोड़ा डिफिकल्ट था। वो बहुत क्रैंकी थे, मतलब थोड़े अजीब से, चिड़चिड़े, जरा सी चीज इधर से उधर हो जाए तो गुस्सा हो जाते थे, छोटी छोटी गलतियों पर चिल्ला देते थे। तो यू कैन इमेजिन, हमारे अप्रेंटिस के लिए उनके साथ काम करना आसान नहीं था। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है, जिंदगी का बड़ा इम्तिहान। यहां तक सफर ठीक ठाक था, बट अब वक्त आ गया है जब हमारे अप्रेंटिस को एक ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ेगा जो उसकी हिम्मत और उसकी काबिलियत दोनों को टेस्ट करेगी। एक दिन हमारे अप्रेंटिस से एक बहुत बहुत बड़ी गलती हो जाती है, और जब उसकी गलती की खबर मास्टर तक पहुंचती है तो ये खबर उनके लिए एक थंडर क्लैप जैसी थी। जैसे अचानक बादलों की गरज से आप एकदम चौंक जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही अ सडन और शॉकिंग पीस ऑफ न्यूज। उसकी गलती के जो परिणाम थे, द कॉन्सिक्वेंसेस, वो बहुत ड्रेडफुल थे, यानी भयानक, डरावने। द अप्रेंटिस वॉज फिल्ड विथ फियर। उसे पैनिक होने लगा कि अब क्या होगा। एक ड्रेडफुल साइलेंस छा गया था पूरे वर्कशॉप में। सो द क्रूशल पॉइंट इज, अब वो क्या करेगा? गलती हो चुकी है, मास्टर गुस्से में है, सिचुएशन ड्रेडफुल है। क्या लगता है आपको, भाग जाएगा या फिर सिचुएशन को फेस करेगा? लेट्स सी। मास्टर का रिएक्शन वही हुआ जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। वो गुस्से में उस यंग अप्रेंटिस को रिप्रोच करने लगे। टू रिप्रोच मतलब दोष देना, उसकी लापरवाही के लिए उसे ब्लेम करना, बुरा भला कहना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, यू वर केयरलेस। तो ये है संकट की घड़ी, हमारे अप्रेंटिस के लिए एक मोमेंट ऑफ ट्रूथ, फैसले की घड़ी। उसके मन में एक तूफान चल रहा है, डर का सामना करे या हिम्मत हार कर भाग जाए। दिस इज हिज मोमेंट ऑफ क्राइसिस। उसके मन में एक तरफ से ख्याल आ रहा था कि सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं, गिव अप कर दूं, बट उसने उस टेम्पटेशन को रेजिस्ट करने का डिसाइड किया। रेजिस्ट मतलब हार ना मानना, उस फीलिंग से दूर रहना जो आपको कमजोर बनाती है। उसने डिसाइड किया कि वो लड़ेगा, वो प्रॉब्लम को फेस करेगा। उसने अपनी गलती की जिम्मेदारी ली। उसके चेहरे पर एक ग्रेव एक्सप्रेशन था। ग्रेव मतलब बहुत सीरियस, बहुत गंभीर, ऐसा चेहरा जिस पर कोई हंसी मजाक ना हो, सिर्फ सिचुएशन की सीरियसनेस दिखे। ही अंडरस्टूड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। और उसी ग्रेव फेस के साथ उसने अपने मास्टर से एक सॉलम प्रॉमिस किया। अब देखो, सॉलम मतलब भी सीरियस ही होता है, पर ये वर्ड हम आमतौर पर प्रॉमिसेस, ओथ्स या किसी पवित्र चीज के लिए यूज करते हैं। उसने गंभीरता से वादा किया, मास्टर, आई गिव यू माई वर्ड, मैं अपनी गलती जरूर सुधारूंगा। ओके, अब ये जो स्लाइड है ना, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग और ये आपके बहुत काम आएगी। इंटरव्यूज में प्रोफेशनल साउंड करने के लिए आप ग्रेव यूज कर सकते हैं, सीरियस सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे आप कह सकते हैं, सर आई अंडरस्टैंड द ग्रेव नेचर ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स डेडलाइन। और सॉलम यूज कर सकते हैं सीरियस प्रॉमिसेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू माई सॉलम अश्योरेंस दैट आई विल कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। इसे जरूर नोट कर लीजिए। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी कहानी के आखिरी पड़ाव पर। सफर हुआ पूरा। लेट्स फाइंड आउट कि हमारे अप्रेंटिस की हिम्मत और उसके सॉलम प्रॉमिस की मेहनत रंग लाती है या नहीं। दिस इज द क्लाइमैक्स ऑफ हिज जर्नी। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद अप्रेंटिस ने आखिरकार अपनी गलती को ठीक कर ही दिया, और उसके बाद उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, एक शांति। ही फेल्ट कंटेंट। कंटेंट मतलब संतुष्ट, सैटिस्फाइड। जब आप कोई मुश्किल काम पूरा कर लेते हैं और फिर चैन की सांस लेते हैं, दैट फीलिंग इज कंटेंटमेंट। एंड दिस ब्रिलियंटली शोज द चेंज। मास्टर ने उसकी मेहनत देखी और वो बहुत इंप्रेस हुए। उन्होंने कहा, तुम यहां सिर्फ एक अक्वेंटेंस बनकर आए थे, लेकिन आज तुम एक सच्चे अप्रेंटिस बन गए हो। तुम्हारा सफर पूरा हुआ। उनका रिश्ता एक फॉर्मल जान पहचान से एक मीनिंगफुल गुरु शिष्य बॉन्ड में बदल गया। तो ये थी हमारी अप्रेंटिस की जर्नी, और इस सफर में हमने कितने सारे नए वर्ड सीखे। चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। लॉन्गिंग यानी चाहत, ब्लीक यानी निराशाजनक,
डेजोलेशन यानी अकेलापन, बसल एंड कमोशन यानी हलचल, अक्वाइंटेंस और अप्रेंटिस, अ क्रैंकी मास्टर, अ थंडरक्लैप और उसके ड्रेडफुल कॉन्सिक्वेंसेस, टू रिप्रोच यानी डांटना, टू रेजिस्ट हिम्मत न हारना, ग्रेव एंड सॉलम प्रोमिसेस और आखिर में फीलिंग कंटेंट। अब आपकी बारी है। सोचिए, आप अपनी लाइफ की जर्नी को डिस्क्राइब करने के लिए इनमें से कौन से वर्ड्स यूज करेंगे? थिंक अबाउट इट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तो हमारी कहानी के 4 पार्ट्स होंगे, 4 एक्ट्स। पहले विल स्टार्ट विद अ सेटलमेंट इन डेसोलेशन। फिर हम देखेंगे लाइफ अमिड्स द हार्डशिप कि वहां जिंदगी कैसी थी। उसके बाद आएगा द स्पार्क ऑफ अ न्यू प्लान, एक नई उम्मीद। और फाइनली अ कम्युनिटीज जेनरस एफर्ट, जिसमें हम देखेंगे कि एकजुट होकर क्या किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला एक्ट। मैं चाहता हूँ आप इमेजिन करें एक ऐसी जगह जो शहर से, सिविलाइजेशन से बिल्कुल अलग थलग है, एकदम काटी हुई। ये गांव इमेजिन कीजिए शहर की पेरिफेरी पर बसा है, यानी एकदम आउटर एज पर, एक बहुत बड़े विल्डरनेस में। यहाँ के लोग एक परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी में रहते हैं, मतलब एक ऐसी गरीबी जो कभी खत्म ही नहीं होती। ऐसी जगह पर उम्मीद भी हॉलो फील करती है, एकदम खोखली। पहला वर्ड है विल्डरनेस। इसका मतलब है एक ऐसी सुनसान वीरान जगह जहां कोई रहता न हो। पर ये सिर्फ खाली जगह नहीं है। इस वर्ड से ना एक आइसोलेशन की, एक अकेलेपन की प्रोफाउंड फीलिंग आती है। सोचो, ऐसी जगह को अपना घर कहना कैसा लगता होगा। और ये गांव कहाँ था? शहर की पेरिफेरी पर। पेरिफेरी का मतलब होता है बाउंड्री या बॉर्डर, किसी भी एरिया का बिल्कुल बाहरी हिस्सा। जैसे आप बोल सकते हैं हिज हाउस इज ऑन द पेरिफेरी ऑफ द सिटी, यानी उसका घर शहर के एकदम किनारे पर है। और इस विल्डरनेस में थी एक फीलिंग ऑफ डेसोलेशन, यानी पूरी तरह से एम्प्टीनेस, एक सुनसानापन। डेसोलेशन वो भारी फीलिंग है जब कोई जगह बिल्कुल छूटी हुई, अकेली लगती है। सोचो, मीलों तक सिर्फ सन्नाटा, दैट इज डेसोलेशन। वहाँ के लोगों की लाइफ बहुत ही ब्लीक थी, यानी उम्मीद के बिना एकदम बेरंग। वो टैटर्ड कपड़े पहनते थे, मतलब फटे पुराने, पुअर कंडीशन में। वो स्क्वाटर्स थे, यानी ऐसी जमीन पर रह रहे थे जो उनकी नहीं थी, अजीब से ट्रांजिएंट होम्स में, टेम्पररी शेल्टर्स में। और खाने के लिए दे वर ऑलवेज स्क्राउंजिंग, मतलब इधर उधर से ढूंढ के, जुगाड़ करके कुछ भी खाने को जमा करते थे। लेकिन ऐसी डेसोलेशन के बीच में भी जिंदगी हार नहीं मानती, वो चलती रहती है। चलिए अब हमारे सेकंड एक्ट में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इतने अंधेरे में भी उम्मीद की एक लौ चल रही थी। ऐसी डेसोलेशन के अमिड्स्ट, यानी उसके बीच में, लोग कंटेंट रहने की कोशिश करते थे। जो थोड़ा बहुत था उसी में खुश। हर सुबह एक कमोशन से शुरू होती थी, एक शोर शराबा, एक हलचल, जो इस बात का सबूत था कि जिंदगी अभी भी चल रही है। गांव में एक लोहार की दुकान पर एक नौजवान अप्रेंटिस काम सीख रहा था। अप्रेंटिस का मतलब होता है ट्रेनी या चेला, कोई ऐसा इंसान जो किसी उस्ताद से, किसी स्किल्ड मास्टर से काम सीखता है। और ये सीन इमेजिन करो, वो फॉर्ज यानी लोहार की भट्टी आग से दहक रही थी। उसके बेलोज, जिससे हवा भरते हैं, आग को और तेज कर रहे थे ताकि मेटल को शेप दिया जा सके। और फिर उस हथौड़े की क्लैटर, वो तेज खटखट की आवाज पूरे गांव में गूंजती थी। यह सिर्फ शोर नहीं था, ये आवाज थी उनके हिम्मत की, उनके रिजिलियंस की। एक ऐसी कम्युनिटी जो हार मानने को तैयार नहीं थी। देखो, गांव में सब एक दूसरे के अक्वेंटेंस थे, मतलब बस जान पहचान थी। लेकिन उनकी मुश्किलों ने, उनके शेयर्ड हार्डशिप ने उन्हें कॉमरेड्स बना दिया था। अब इन दोनों वर्ड्स का डिफरेंस समझो। अक्वेंटेंस होता है बस हेलो हाय वाला, पर कॉमरेड वो होता है जो आपके संघर्ष में, आपकी स्ट्रगल में आपके साथ खड़ा हो, एक सच्चा साथी। और फिर एक दिन उस अंधेरे में एक रोशनी की किरण आई, एक छोटा सा आइडिया जिसमें सब कुछ बदलने की ताकत थी। लेट्स मूव टू एक्ट 3। एक पुराना अक्वेंटेंस जो अब एक ट्रस्टेड कॉमरेड बन चुका था, गांव में एक प्लान लेकर वापस आया। लेकिन जब उसने प्लान बताया तो लोग पहले तो अलार्म्ड हो गए, मतलब डर गए, और पूरी तरह से अस्टॉनिश थे, यानी बहुत ज्यादा हैरान। उनके मन में फोरबोर्डिंग्स आने लगे, एक ऐसी फीलिंग कि कुछ बुरा होने वाला है। उन्हें लगा कि ये प्लान सिर्फ एक बेट है, एक जाल जिसमें उन्हें फंसाया जा रहा है। ये वर्ड्स उनके डर और शक को बिल्कुल साफ दिखाते हैं। उनकी जिंदगी में इतना ज्यादा डिस्पेयर था, यानी उम्मीद का पूरी तरह से खत्म हो जाना, कि उन्हें होप पर, आशा पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। और यही हमारी कहानी का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है।
सालों की निराशा और अचानक से मिली एक उम्मीद के बीच की लड़ाई। लेकिन उस कॉमरेड ने हार नहीं मानी। उसने लोगों से बहुत कंपैशनेटली बात की, मतलब बहुत ही हमदर्दी से, उनके डर को समझते हुए। और ट्रस्ट जीतने के लिए उसने अपनी कॉन्फिडेंसेस उनके साथ शेयर की, यानी अपने सीक्रेट्स, अपने प्राइवेट थॉट्स, प्लान के बारे में सब कुछ उन्हें बता दिया। और ये आपको सोचने पर मजबूर करता है ना? ऐसी सिचुएशन में चेंज के रास्ते का सबसे बड़ा इम्पीडिमेंट, सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? रिसोर्सेज की कमी या फिर विश्वास की कमी? और अब उस कम्युनिटी को एक फैसला लेना था। क्या वो डर में जीते रहेंगे या एक साथ आगे बढ़ेंगे? अब वक्त था एकजुट होने का। वेलकम टू आवर फाइनल एक्ट। और वो एक साथ आए। एक कॉमन विजन से जुड़कर उन्होंने बाउंडलेस एनर्जी के साथ काम करना शुरू कर दिया। बाउंडलेस का मतलब है लिमिटलेस, असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो। जब लोग एक कॉमन गोल के लिए एक हो जाते हैं ना, तो उनकी एनर्जी सच में बाउंडलेस हो जाती है। ये एक सच में जेनरस एफर्ट था। और जेनरस का मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं होता। यहाँ इसका मतलब था कि हर किसी ने अपना टाइम, अपनी मेहनत, अपनी स्किल्स सब कुछ दे दिया। और धीरे धीरे विलेजर्स ने फ्लैश ऑन देयर बोन्स पुट ऑन करना शुरू किया। ये एक ईडियम है जिसका मतलब है उनकी हेल्थ और हालत दोनों इंप्रूव होने लगे। तो चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं हमारी स्टोरी की वोकैबुलरी का। कहानी शुरू हुई डेसोलेशन और विल्डरनेस में। हमने एक यंग अप्रेंटिस को फोर्ज पर काम करते देखा। फिर एक कॉमरेड आया और उसने सबसे कंपैशनेटली बात की, सबको यूनाइट किया। और आखिर में उनके जेनरस कलेक्टिव एफर्ट्स एक नई शुरुआत लेकर आए हैं। तो हमेशा फिल जैक्सन का ये कोट याद रखिएगा, वर्ड्स में पावर तो होती है जैसा हमने आज देखा, लेकिन असली पावर उस करेज में है जो उन वर्ड्स पर एक्ट करता है। एक साथ आने में, मिलकर काम करने में, बिल्कुल उन गांव वालों की तरह। असली दुनिया वही बदलता है। तो मेरा आपसे सवाल ये है, आप अपने शब्दों से, अपने वर्ड से कौन सी कहानी लिखेंगे? सोचिएगा ज़रूर। हर नया वर्ड जो हम सीखेंगे हमें केस क्रैक करने के एक स्टेप और पास ले जाएगा। तो चलो सीन सेट करते हैं। केस फाइल ये है। शहर का सबसे सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट, एक स्कल्पचर, हवा में गायब हो गया है। कोई रैंसम नोट नहीं, कोई स्ट्रगल के निशान नहीं, बस ही इज गॉन। और उसे ढूंढने के लिए हमारा सबसे पावरफुल वेपन, वर्ड्स। हमारा सबसे पहला क्लू है ये वर्ड जो तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, एमिनेंट। जो आर्टिस्ट गायब हुआ है वो कोई आम आर्टिस्ट नहीं था, ही वॉज एन एमिनेंट स्कल्प्टर। इसका मतलब है कि वो बहुत फेमस था, रिस्पेक्टेड था और अपनी फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट था। इमेजिन करो उसके बनाए हुए स्टैचूज पूरे शहर में लैंडमार्क्स थे। तो आसान भाषा में एमिनेंट का मतलब है फेमस एंड हाईली रिस्पेक्टेड। जैसे एक एमिनेंट साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, या एक एमिनेंट एक्टर जैसे अमिताभ बच्चन। ये लोग अपनी क्राफ्ट के मास्टर्स हैं, अपने अपने फील्ड में एकदम टॉप पर। हमारा मिसिंग स्कल्प्टर भी उतना ही मशहूर था। अब क्योंकि इतना बड़ा आदमी मिसिंग है, पुलिस काफी टेंशन में है। दे आर एप्रहेंसिव। ये है हमारा दूसरा क्लू वर्ड। और वो एप्रहेंसिव क्यों है? क्योंकि क्राइम सीन एकदम साफ है। कोई फोर्स्ड एंट्री के साइंस नहीं, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं, कोई सॉलिड एविडेंस है ही नहीं। केस बहुत अजीब है। अप्रीहेंसिव होने का मतलब है चिंतित होना या डरना कि कुछ बुरा होने वाला है। ये बिल्कुल वैसी फीलिंग है जो एग्जाम से ठीक पहले आती है, जब पता होता है कि ठीक से पढ़ाई नहीं की है। यू फील एप्रीहेंसिव, एंग्शियस। पुलिस को डर है कि स्कल्प्टर के साथ कुछ बहुत बुरा हो गया है। ठीक है, चलो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं। पुलिस को क्राइम सीन से एक चीज तो मिली है, लेकिन उससे चीजें साफ होने के बजाय केस और भी कंफ्यूजिंग हो गया है। लेट्स सी हाउ दिस बिल्ड्स। पुलिस को स्कल्प्टर के स्टूडियो में एक छोटा सा क्रिप्टिक नोट मिला, लेकिन वो इतने अजीब तरीके से लिखा है कि उसका मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं है। इट इज़ फुल ऑफ एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एक से ज़्यादा तरीके से समझा जा सकता है। पता ही नहीं चल रहा है कि नोट कहना क्या चाहता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो इस वर्ड में। ये जो प्रीफिक्स है एम्बी, इसका मतलब अक्सर बोथ या टू साइडेड होता है, जैसे एम्बीडेक्स्ट्रस वर्ड में। तो जब किसी चीज़ में एम्बिग्यूटी होती है तो उसको कम से कम दो अलग अलग नज़रिए से देखा जा सकता है, इसलिए उसका मीनिंग अनक्लियर हो जाता है। और इसी एम्बिग्यूटी की वजह से जो एक सिंपल मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट थी, वो अब इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक रियल कनंड्रम बन गई है। कनंड्रम मतलब एक कंफ्यूजिंग और मुश्किल प्रॉब्लम या पजल। अब ये कोई सिंपल केस नहीं रहा, ये एक उलझी हुई पहेली बन चुका है। कनंड्रम को एक ऐसी पहेली समझो जिसका आसान जवाब नहीं है। इमेजिन करो एक पजल बॉक्स जिसमें मल्टीपल कॉम्प्लिकेटेड ताले हैं और छुपे हुए कंपार्टमेंट्स हैं।
उस बॉक्स को खोलना एक कनंड्रम है। ये केस बिल्कुल वैसा ही है, और हर नया वर्ड जो हम सीख रहे हैं वो उसको खोलने की एक चाबी है। ओके, अब सीन शिफ्ट होता है एक इंटेरोगेशन रूम में। पुलिस के पास एक सस्पेक्ट है, हमारे एमिनेंट स्कल्प्टर का सबसे बड़ा राइवल, एक दूसरा आर्टिस्ट। चलो देखते हैं इस पूछताछ से हम क्या सीख सकते हैं। जब पूछा गया कि डिसअपीयरेंस के टाइम वो कहाँ था, सस्पेक्ट ने एक एलिबाई दिया, मतलब एक क्लेम कि वो कहीं और था। लेकिन जो लीड डिटेक्टिव था उसे विश्वास नहीं हुआ। डिटेक्टिव को लगा कि ये कहानी सिर्फ एक कंजेक्चर है। कंजेक्चर का सिंपल सा मतलब है एक गेस, एक अनुमान। ये एक ऐसी ओपिनियन या कंक्लूजन है जो अधूरी इन्फॉर्मेशन या बिना किसी सॉलिड प्रूफ के बनाई जाती है। डिटेक्टिव को लगा कि सस्पेक्ट की कहानी प्योर गेस वर्क पर बेस्ड है, एक अंदाजा है, सच नहीं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ हमारे पास दो नए क्रूशल वर्ड्स हैं। सस्पेक्ट का एलिबाई प्लॉजिबल था। इसका मतलब है कि सुनने में अजीब नहीं लग रहा था, हो सकता था भी सच हो। लेकिन एक डिटेक्टिव के लिए सिर्फ प्लॉजिबल होना काफी नहीं है, एलिबाई को सब्सटैंशिएट करना जरूरी है। इसका मतलब है उसे पक्के सबूत और फैक्ट्स के साथ प्रूफ करना पड़ेगा। और ये चीज इन्वेस्टिगेशन का एक की रूल बताती है। आपको अपने क्लेम्स को सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा। सिंपल सा मतलब है प्रूफ देना पड़ेगा। डिटेक्टिव कहता है तुम्हारी कहानी प्लॉजिबल है, लेकिन क्या तुम इसे सब्सटैंशिएट कर सकते हो? कोई एविडेंस दे सकते हो? बिना प्रूफ के कोई भी कहानी सिर्फ कंजेक्चर है, बस एक गेस। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, डिटेक्टिव्स को सस्पेक्ट का मोटिव समझ आने लगा। उसका मोटिव था स्कल्प्टर की रेप्यूटेशन को अंडरमाइन करना। किसी को अंडरमाइन करने का मतलब है उसकी पोजीशन को कमजोर करना, अक्सर चुपके से और धीरे धीरे। ऐसे सोचो जैसे किसी किले के नीचे सुरंग खोदना ताकि वो गिर जाए। राइवल चाहता था कि हमारे आर्टिस्ट का नाम धीरे धीरे खराब हो जाए। अब हम अपने केस के फाइनल स्टेज पर हैं। सारे क्लूज, सारे वर्ड्स अब आपस में जुड़ने लगे हैं। सच सामने आने वाला है। चलो इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और फाइनली पूरी पिक्चर देखते हैं। तो सारी कहानी ऐसे जुड़ती है। वो जो एम्बिग्युअस नोट था, वो एक चालाक आर्टिफिस था, एक कनिंग ट्रिक जो पुलिस को गुमराह करने के लिए बनाई गई थी। सस्पेक्ट का एलिबाई, वो एक फैलेसी निकला, एक गलत बिलीफ, क्योंकि वो सब्सटैंशिएट नहीं हो पाया। उसका पूरा प्लान था स्कल्प्टर को इम्प्लिकेट करना, मतलब उसे एक झूठे स्कैंडल में फंसाना। और आखिर में इन सारे क्लूज को जोड़कर डिटेक्टिव ने एक फाइनल इन्फ्रेंस निकाला। और ये इन्फ्रेंस ही डिटेक्टिव का आहा मोमेंट है। ये वो लॉजिकल कंक्लूजन है जिस पर आप सारे एविडेंस को जोड़कर और रीजन का इस्तेमाल करके पहुंचते हो। ये कोई हवा में तीर मारना नहीं है, ये फैक्ट्स पर बेस्ड एक स्मार्ट कंक्लूजन है। डिटेक्टिव का इन्फ्रेंस ये था कि राइवल ही असली गुनहगार था। अब फाइनली केस अपने कल्मिनेशन तक पहुंचा। कल्मिनेशन किसी चीज का हाईएस्ट या फाइनल पॉइंट होता है, कहानी का क्लाइमैक्स। पुलिस को स्कल्प्टर सही सलामत राइवल के फार्म हाउस पर मिला। उसे वहां रखा गया था ताकि उसकी रेप्यूटेशन को अंडरमाइन किया जा सके। राइवल को अरेस्ट कर लिया गया और केस का ड्रामेटिक एंड हुआ। और इसी के साथ केस क्लोज्ड। हमने ना सिर्फ मिस्ट्री सॉल्व की, बल्कि अपने डिटेक्टिव टूल किट में कुछ बहुत पावरफुल नए वर्ड्स भी ऐड कर लिए हैं। चलो एक क्विक एनर्जेटिक रिव्यू करते हैं अपने सारे नए टूल्स का। चलो एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। हमने शुरू किया एमिनेंट स्कल्प्टर से जो गायब हो गया। पुलिस क्लूज ना होने की वजह से एप्रिहेंसिव थी। नोट में एम्बिग्युइटी थी जिसने केस को एक कनंड्रम बना दिया। सस्पेक्ट का एलिबाई सिर्फ एक कंजेक्चर था जिसे वो सब्सटैंशिएट नहीं कर पाया। उसका मोटिव आर्टिस्ट को अंडरमाइन करना था। डिटेक्टिव ने एविडेंस से क्रूशल इन्फ्रेंस निकाला जिससे केस अपने कल्मिनेशन तक पहुंचा। देखा सब कैसे फिट होता है। तो आखिरी बात यह है कि हर कहानी, हर आर्टिकल, जो कुछ भी तुम पढ़ते हो, उसमें नए नए वर्ड्स छुपे हुए हैं जो डिस्कवर होने का वेट कर रहे हैं। तुम्हें बस उन्हें एक डिटेक्टिव की नज़र से देखना है। तो अगली बार जब कुछ पढ़ रहे हो, खुद से पूछना, अब मैं कौन सी मिस्ट्री अनकवर करूंगा। कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिगेटिंग। हर ग्रेट स्टोरी में एक हीरो होता है और हर हीरो की एक जर्नी होती है। आज हमारी जर्नी है उसके साथ चलना और उन ज़रूरी वर्ड्स को कलेक्ट करना जो उसके एडवेंचर को डिस्क्राइब करते हैं। रेडी हो? लेट्स बिगिन। तो चलिए मिलते हैं अपने हीरो से। ये कोई आम लड़का नहीं है। ही इज़ वॉट यू माइट कॉल अ प्रोडिजी। और वो एक ऐसे सफ़र पर निकलने वाला है जो उसे हर तरह से टेस्ट करेगा। तो ये प्रोडिजी होता क्या है? इमेजिन करो एक छोटा बच्चा जो 5 साल की उम्र में मास्टर की तरह पियानो बजाता है, या इतने मुश्किल मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है जो शायद हमसे भी ना हो। दैट इज़ अ प्रोडिजी। एक ऐसा इंसान जिसमें बचपन से ही अनबिलीवेबल, ऑलमोस्ट मैजिकल टैलेंट हो। और इस प्रोडिजी को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए था? ही लॉन्ग्ड फॉर नॉलेज।
बच्चों, ये लॉन्ग करना सिर्फ वांट करना नहीं है, इट्स अ डीप पावरफुल फीलिंग, एक गहरी तमन्ना, जैसे दिल में एक आग हो कुछ जानने और समझने की। ज्ञान की इसी आग ने उसे एक पिलग्रिमेज शुरू करने पर मजबूर कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे, पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा, किसी मंदिर या मस्जिद की? नहीं, उसके लिए ये एक दिमागी यात्रा थी, अ जर्नी ऑफ द माइंड, एक सच्चाई की खोज। उसका सफर उसे आउटलाइंग इलाकों में ले गया, यानी शहर से बहुत दूर। इमेजिन करो, वो लंबे खुले मैदानों से गुजर रहा है जहां उसे एक सॉलिटरी एल्म ट्री दिखता है। सॉलिटरी मतलब बिल्कुल अकेला। वो पेड़ उसकी अपनी लोनली क्वेस्ट का एक पावरफुल सिंबल बन जाता है। सफर लंबा था और वो थक चुका था, बिल्कुल लंबरिंग करते हुए आगे बढ़ रहा था। इसको पिक्चर करो, भारी भारी धीमे कदमों से चलना, जैसे हवा भी गाड़ी हो गई हो और हर कदम उठाने में बहुत एफर्ट लग रहा हो। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फॉर डिस्क्राइबिंग टायर्डनेस। लेकिन जैसा आप इमेजिन कर सकते हैं, ये सफ़र आसान नहीं था। उसे बहुत मुश्किलों, दर्द और सेल्फ डाउट का सामना करना पड़ा। कहानी का असली टेस्ट अब शुरू होता है। धीरे धीरे सफ़र उस पर हावी होने लगा। वो मेलनकॉली से भर गया, एक गहरी अजीब सी उदासी। ये सिर्फ बुरा मूड नहीं था, ये मिजरी का एहसास था, एकदम इंटेंस सफरिंग। और जल्द ही ये मिजरी डिस्पॉन्डेंस में बदल गई, कंप्लीट होपलेसनेस। उसके आसपास की दुनिया उसे ग्लूमी लगने लगी, अंधेरी और बिना रोशनी के। अचानक यूज मिजरी के पैंग्स फील हुए। पैंग होता है एक सडन शार्प चुभन, जैसे कोई इमोशन आपको तीर की तरह आके लगे, ऑलमोस्ट एक फिजिकल दर्द जैसा जो कहीं से भी आ जाता है। उसके अंदर का डर इनऑडिबल था, एक ऐसा साइलेंट खौफ जिसे आप सुन नहीं सकते पर अपनी हड्डियों तक फील कर सकते हैं। लेकिन इस अंधेरे में उसे हिम्मत कहाँ से मिली? एक मेलोडियस यानी सुरीली याद से, उसकी माँ के गाने की याद जो अंधेरे में रोशनी का काम कर रही थी। उसने एक गहरी सांस ली, थकान और दुख से भरी एक लंबी सांस। और उसके सफ़र के बोझ ने उसके कंधों को स्टूप्ड कर दिया था, यानी उसकी बॉडी आगे की तरफ झुक गई थी उस स्ट्रेस और प्रेशर के नीचे। और फिर वो पल आया जब वो बिल्कुल किनारे पर पहुंच गया, उस पॉइंट पर जहां वो सब कुछ छोड़ने वाला था, हिम्मत हारने वाला था। ही वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ गिविंग अप। ब्रिंक का मतलब है वो क्रिटिकल एज, वो आखिरी हद जिसके आगे सिर्फ गहराई है। एक और कदम और सब खत्म हो जाता। कितना ड्रामेटिक वर्ड है ना? उसके सामने एक माइटी पहाड़ खड़ा था, बहुत बड़ा और पावरफुल। और उस पहाड़ की ग्रैंड्योर, उसका शानदार ऑसम स्केल, एक ही वक्त में खूबसूरत भी था और डरावना भी। उसकी थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। पहले वो सिर्फ पेल हुआ, मतलब उसके चेहरे का रंग उड़ गया। फिर वो एशन हो गया, जैसे राख का रंग होता है, एकदम ग्रे। और आखिर में वो वान दिखने लगा, जो सिर्फ पेल नहीं होता बल्कि बीमारी और लाइफ फोर्स के खत्म हो जाने का साइन होता है। लेकिन कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तभी सुबह होने वाली होती है। ऐसा ही कुछ हुआ। उसे एक अनमोल तोहफा मिला। यूज एक बूंद मिला। बच्चों, बूंद सिर्फ गिफ्ट नहीं होता, इट्स अ ब्लेसिंग, एक वरदान, कुछ ऐसा जो आपकी लाइफ बदल दे। और यहाँ पर यह बूंद कोई चीज नहीं थी, इट वॉज अ मोमेंट ऑफ क्लैरिटी, उसके सफर को देखने का एक नया नजरिया। ये रियलाइजेशन 3 हिस्सों में आया। पहला, उसने रेजिग्नेशन सीखा। इसका मतलब गिव अप करना नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई और स्ट्रगल्स को शांति से एक्सेप्ट करना है। फिर उसने अपने सफ़र को रेवरेंटली देखना सीखा, यानी पूरी इज्जत के साथ। और आखिर में वो मोरो यानी आने वाले कल को एक नई उम्मीद के साथ गले लगाने के लिए तैयार हो गया। वो एक बावर में जाकर बैठ गया, पेड़ों के नीचे, एक शांत पत्तियों वाली जगह। और वहां बैठकर उसे एहसास हुआ कि उसकी स्पिरिट इमॉर्टल है, अमर है, जो किसी भी फिजिकल मुश्किल से नहीं टूट सकती। तो एक बार हीरो की इस जर्नी को इन शब्दों से रिवाइज करते हैं। एक प्रोडिजी ने एक पिलग्रिमेज शुरू की, उसने मेलनकॉली का सामना किया और पहाड़ की ग्रैंड्योर ने उसे ब्रिंक तक पहुंचा दिया। लेकिन फिर उसे एक बोन मिला, एक नई समझ जिसने उसे एक नए मोरो को होप से देखना सिखाया। देखा, पूरी कहानी इन वर्ड्स में है। और अब एक सवाल आपके लिए, आपकी अपनी लर्निंग जर्नी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है? इस पर सोचना जरूर, क्योंकि हमारे हीरो की तरह हर चैलेंज हमें कुछ नया सिखाता है, हमारी स्टोरी में एक नया वर्ड जोड़ता है। मिलते हैं अगले सेशन में।
तो सबसे पहले ये एक बड़ा सवाल, क्या सिर्फ 51 वर्ड्स एक यूनिकॉर्न यानी $1 बिलियन कंपनी बना सकते हैं? सुनने में थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है ना? बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, इस सेशन के एंड तक आप समझ जाओगे कि ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये तो माइलस्टोन्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो एक बिजनेस की पूरी कहानी लिख देते हैं। सो आर यू रेडी? चलो शुरू करते हैं। तो हर बड़ी चीज की शुरुआत एक छोटे से आइडिया से होती है। लेट्स स्टार्ट विद ऑरा's जेनेसिस, यानी उसका जन्म, उसकी शुरुआत। विल मीट द फाउंडर जिसका नाम है अन्या, और देखेंगे कि वो पहली चिंगारी, वो इनिशियल स्पार्क कैसे आया जिसने सब कुछ शुरू किया। एक रात अन्या बस ऐसे ही सोच रही थी कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ इम्पैक्टफुल, एंड ऑन द मॉरो, अगली ही सुबह, अ रेवोल्यूशनरी आइडिया स्ट्रक हर। देखो, मॉरो, टुमारो या नेक्स्ट डे का ही एक थोड़ा सा फॉर्मल, थोड़ा पोएटिक वर्जन है। अक्सर कहानियों में इंपॉर्टेंट मोमेंट्स को हाईलाइट करने के लिए यूज होता है। सो ऑन द मॉरो, द वेरी नेक्स्ट डे, ओरा का आइडिया पैदा हुआ। और ये कोई हल्का फुल्का आइडिया नहीं था, यू नो, इट वॉज अ बीम ऑफ इंस्पिरेशन। सोचो, एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में रोशनी की एक तेज किरण, एक बीम आती है तो सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है ना? बस वैसा ही था ये आइडिया। इट डिडंट जस्ट अपीयर, इट क्रेप्ट इनटू हर माइंड। धीरे से उसके दिमाग में आया, एंड इट्स पोटेंशियल स्टार्टल्ड हर। उसे एकदम से चौंका दिया। उस एक बीम ने सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट्स को हमेशा के लिए मिटा दिया। तो विजन क्या था? It was to create a product that was absolutely sleek, यानी एकदम स्मूथ, स्टाइलिश, एलिगेंट डिजाइन वाला, और इतना ब्रिलियंट, इतना चमकदार, जैसे टोपाज जेमस्टोन हो। आप जानते हैं, टोपाज एक काफी कीमती पत्थर होता है। तो इससे समझ आता है कि वो कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं बना रही थी। शी वॉज क्रिएटिंग अ प्रीमियम, हाई क्वालिटी गैजेट जो परफॉर्मेंस में भी टॉप हो और दिखने में भी एक पीस ऑफ आर्ट लगे। ओके, सो लेट्स डाइव इनटू दिस नेक्स्ट पार्ट। एक ब्रिलियंट आइडिया तो आ गया, लेकिन हम सब जानते हैं आइडिया तो बस शुरुआत है। असली काम, अ ग्रूलिंग जर्नी, अब शुरू होती है, द ग्राइंड। चलो देखते हैं ओरा की पहली टीम कैसे बनी और उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो कहां से शुरू हुई ये $1 बिलियन जर्नी? किसी फैंसी शीशे वाले ऑफिस से? बिल्कुल नहीं। इट बिगैन इन अ स्मॉल मस्टी गराज। मस्ती मतलब जहां सीलन की बंद जगह की एक अजीब सी स्मेल आती है, स्टेल एंड डैम्प। ये क्लासिक स्टार्टअप स्टोरी है ना? एक ग्रैंड विजन की शुरुआत एक हम्बल मस्ती गराज से। दैट कॉन्ट्रास्ट इज जस्ट सो पावरफुल। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज द कॉन्ट्रास्ट ऑन दिस स्लाइड। एक तरफ थी उनकी रियलिटी। द टीम वॉज लीन, यानी बहुत ही छोटी। दे स्टार्टेड मॉडेस्टली, बिना किसी शोर शराबे के, विथ ओनली हर किन, हर फैमिली एंड क्लोज रिलेटिव्स। और उनके पास रिसोर्सेज इतने कम थे दैट दे सर्वाइव्ड ऑन अ डोल ऑफ ब्रेड, यानी बस गुजारे लायक खाना। बट दूसरी तरफ उनका विजन देखो। It was to build an appealing, एक attractive product for their future employers, या employers का मतलब कंपनी में जॉब देने वाले नहीं, बल्कि वो लोग जो उन पर पैसा लगाएंगे, investors and big clients। सोचो, इतनी सिंपल शुरुआत और इतना बड़ा विजन। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, आसान कुछ भी नहीं था। उन्होंने बहुत सारे ऑर्डील्स फेस किए, यानी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट चैलेंजेस, एकदम अग्नि परीक्षा जैसी। इन चैलेंजेस को पार करने के लिए दे हैड टू प्लाउ थ्रू द वर्क, यानी जैसे खेत को जोता जाता है, पूरी ताकत और डेडिकेशन से काम करना। बट कई बार ऑल देयर हार्ड वर्क वेंट इन वेन, बेकार हो जाता था, नो रिजल्ट। इसीलिए प्रोग्रेस कंसिस्टेंट नहीं था। इट हैपेंड इन फिट्स एंड स्टार्ट्स। कभी तेजी से काम होता, फिर अचानक सब रुक जाता। ये स्ट्रगल हर स्टार्टअप फेस करता है। जस्ट इमेजिन द फ्रस्ट्रेशन, वो टेरेबल फीलिंग जब आप दिन रात मेहनत करो और आपका काम टेक्निकल बग से मार्ड हो जाए, यानी स्पॉइल्ड और डैमेज्ड। सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। दिन के एंड में ऑल यू कुड हियर वाज टायर्ड ग्रंटिंग एंड अ हेवी साइड ब्रेथ। वो थकान भरी आह, दैट वाज देयर डेली रियलिटी। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फेज। प्रोडक्ट का एक बेसिक वर्जन तैयार है, टीम लगी हुई है, बट हर स्टार्टअप को आगे बढ़ने के लिए फ्यूल चाहिए, पैसा, फंडिंग। अब कहानी एंटर करती है द हाई स्टेक्स वर्ल्ड ऑफ वेंचर कैपिटल। अब टीम को अपने विजन को बड़े इन्वेस्टर्स, द जायंट्स, के सामने पिच करना है। जब वो इन्वेस्टर से मिलने गए, उन्हें रियलाइज हुआ कि वीसीज को सिर्फ पैशन और कहानियों से मतलब नहीं है। दे वांट प्रूफ। उनकी पिच में रेक्विजिट डेटा होना जरूरी था। रेक्विजिट मतलब एब्सोल्युटली नेसेसरी, रिक्वायर्ड। बिना सही फैक्ट्स, फिगर्स और मार्केट एनालिसिस के फंडिंग मिलना, वेल, इम्पॉसिबल था। ये एक इंपॉर्टेंट लेसन है। पैशन नीड्स प्रूफ। एंड द इन्वेस्टर्स वर रियली टफ। इमेजिन करो, एक इन्वेस्टर उनसे कहता है, योर फ्लैटरी वोंट वर्क हियर, यानी आपकी मीठी मीठी बातें, आपकी चापलूसी हमारे ऊपर काम नहीं करेगी।
यू मिसजज्ड अस। आपने हमें गलत समझा है अगर आपको लगता है कि हम इन चीजों से इंप्रेस होंगे। शो अस द फैक्ट्स। दिस इज द ब्रूटल रियलिटी ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड। और ये सीन प्रेशर को परफेक्टली दिखाता है। एक हाई राइज बिल्डिंग की बालकनी है, शहर नीचे दिख रहा है, इन्वेस्टर क्रॉसली बात कर रहा है, गुस्से में, इरिटेशन में। लेकिन अनया ने क्या किया? शी रिमेन्ड सेन। यहां सेन का मतलब सिर्फ पागल ना होना नहीं है। इट मीन्स शी स्टेड काम, सेंसिबल एंड रैशनल अंडर प्रेशर। उसने पैनिक नहीं किया, और यही एक लीडर की पहचान है। सो अनको फंडिंग मिल गए। पार्टी टाइम? नॉट येट। फंडिंग मिलने के बाद असली जंग शुरू होती है, मार्केट में सर्वाइवल। अब एक नया खतरा सामने आएगा, एक नया चैलेंज इन दिस कॉर्पोरेट जंगल। और वो खतरा था एक राइवल कंपनी, एक ऐसा कॉम्पिटिटर जो एक रियल बीस्ट ऑफ प्रे था, एक शिकारी जानवर। ये राइवल उनके मार्केट स्पेस में लर्क करने लगा, यानी छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। इंडस्ट्री के बाकी डेनिजन्स, यानी बाकी लोग, बाकी कंपनीज, सब साइड से तमाशा देख रहे थे। और ये कंपेटिटर बहुत एरोगेंट था। इट वुड प्रैंस अराउंड, यानी उछल कूद करके अपनी छोटी छोटी जीत को प्राउडली दिखाता था। देन द अटैक। द कंपेटिटर ने अचानक अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। अन्या एंड हर टीम वर कंप्लीटली शॉक्ड। दे वर आउट ऑफ देयर विट्स विद टेरर, यानी डर और कंफ्यूजन के मारे उनके होश उड़ गए। उनके पास इस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए सिर्फ 24 आवर्स थे। द क्लॉक वॉज टिकिंग। कैन यू फील द प्रेशर? अनु ने जल्दबाजी में, पैनिक में एक काउंटर स्ट्रैटेजी लॉन्च की, बट इट फेल्ड पैथेटिकली। बहुत ही बुरी तरह से, मिजरेबली फेल हुई। उनका सारा कॉन्फिडेंस फ्लटरिंग अवे, जैसे एक तितली के पंख कांपते हैं, वैसे ही उनका कॉन्फिडेंस कांपकर उड़ गया। दे वर ऑन द वर्ज ऑफ अ कंप्लीट कोलैप्स। तो यहां से आती है कहानी का क्लाइमैक्स। जब आप फेल हो जाते हो, जब सब कुछ खत्म होता हुआ दिखता है, तब एक असली लीडर क्या करता है। दिस सेक्शन इज अबाउट द फाउंडर्स प्लेबुक, उसके लेसन्स, उसकी विजडम और उसका फाइनल गेम चेंजिंग मूव। अन्या ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। शी डिसाइडेड टू लीड विद अ शिवैल्रिक कोड। शिवैल्री का मतलब होता है नाइट्स वाला बिहेवियर, ऑनरेबल, कर्टियस, रिस्पेक्टफुल। बिजनेस में इसका मतलब हुआ कि वो अपने कॉम्पिटिटर से नफरत से नहीं, बल्कि इज्जत से कम्पीट करेगी, अपना स्टैंडर्ड हाई रखेगी। ऐसा करके शी बिकेम अ बेनिफिसेंट लीडर, एक ऐसी लीडर जो गुड एंड जेनरस हो, जो सिर्फ अपनी नहीं, पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ के बारे में सोचे। और इस नई अप्रोच के साथ धीरे धीरे चीजें आराम से हुई। उन्हें एक छोटी सी जीत मिली, और उसके बाद जो फीलिंग थी, इट वॉज ट्रूली प्लेजेंट। द होल टीम पैटेड ईच अदर ऑन द बैक, एक दूसरे को शाबाशी दी। इतने स्ट्रगल के बाद ये एक छोटा सा मोमेंट ऑफ रिलीफ और कॉम्राडरी था। सो व्हाट डिड दे लर्न? उनका प्लेबुक क्या कहता है? पहला लेसन, सक्सेस का रास्ता हमेशा क्वियर होता है, यानी स्ट्रेंज एंड अनप्रिडिक्टेबल। वैसा कभी नहीं होता जैसा आप प्लान करते हो। दूसरा, उन्होंने सीखा कब दूसरों से आइडियाज बोरो करने हैं और कब दूसरों को सपोर्ट लैंड करना है। तीसरा, उन्होंने अपने सप्लाईज सिक्योर किए और मुश्किल टाइम के लिए रिसोर्सेज टक अवे करना, यानी छुपाकर सेव करना सीखा। और इन सब एक्सपीरियंसेस से फाइनली दे ड्रू सम वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स अबाउट देयर लाइन ऑफ वर्क। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू ए ब्यूटिफुल कंक्लूजन। एंड में छोटी छोटी सक्सेसेस आती रहीं, फ्लोइंग लाइक रिल्स, जैसे पानी की पतली पतली धाराएं बहती हैं। और ये सारी सक्सेस की धाराएं मिलकर दे स्टार्टेड रीथिंग द कंपनी, यानी कंपनी को चारों तरफ से एक जीत के हार की तरह घेर लिया। द कंपनी हैड फाइनली ट्रायम्फ्ड। तो ये थी ऑरा की कहानी, फ्रॉम अ मस्टी गराज टू अ ट्रायम्फ। हर वर्ड एक माइलस्टोन था, एक लेसन था। अब सवाल आपसे है, इन शब्दों में से कौन से वर्ड्स आप अपनी प्रोफेशनल स्टोरी में, अपने करियर में ऐड करना चाहेंगे? द जर्नी फ्रॉम अ मस्टी गराज थ्रू मेनी ऑर्डील्स, फेसिंग अ बीस्ट ऑफ प्रे एंड फाइनली विनिंग विद अ शिवैल्रिक कोड। थिंक अबाउट इट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। इमेजिन करो आप एक पुरानी खंडर जैसी हवेली में कदम रख रहे हो। अंदर की हवा कैसी होगी? इट्स मस्टी। वर्ड नंबर 900 है मस्टी, जिसका मतलब है बदबूदार या बासी हवा, जैसे सालों से बंद कमरे में होती है। आप उस घर के कॉरिडोर यानी लंबे गलियारे में धीरे धीरे आगे बढ़ते हो। ये कॉरिडोर कंप्लीटली ग्लूमी है। ग्लूमी मतलब एकदम उदास और अंधेरा। वहां इतना घना अंधेरा है कि आप स्कैर्सली कुछ देख पाते हो। स्कैर्सली का मतलब है बहुत मुश्किल से या शायद ही कुछ दिखना। जस्ट विजुअलाइज दैट डार्क स्कैरी पैथ राइट नाउ। अब है ग्लूमी रास्ते पर एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की। वो एक इंट्रूडर है, एक स्पाई। उसकी आवाज में एक बड़ा अजीब सा एक्सेंट है, एक खास उच्चारण।
फिर भी वो उस हवेली में पॉसिबली मूव कर रहा है, यानी ठीक ठाक तरीके से बिना किसी के नजर में आए। अब ध्यान से सुनना, वर्ड 906 है एस्पियनाज। ये बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल वर्ड है। एस्पियनाज का मतलब होता है जासूसी। हमारा ये स्पाई इसी एस्पियनाज मिशन पर आया है और उसने ऑलरेडी अपने दिमाग में एनविजन कर लिया था, यानी कल्पना कर ली थी कि आगे उसको कितने सारे हिडन ट्रेजर्स मिलने वाले हैं। Now let's look at a very interesting exam favorite word, prosaic. Prosaic का मतलब होता है बिल्कुल साधारण या नीरस। तो हमारी कहानी में क्या होता है? बेचारा स्पाई ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि उसका फुटवर्क थोड़ा स्लॉपी हो गया। स्लॉपी यानी अव्यवस्थित या केयरलेस, और वो अचानक एक बहुत ही प्रोजेक, एकदम ऑर्डिनरी से चटाई पर पैर फिसलकर मुंह के बल गिरने वाला था। उसने अपनी इस बेवकूफ़ी पर धीरे से चकल्ड किया, मतलब धीरे से हंसा, पर साथ ही वो थोड़ा डिसइल्यूजन्ड भी फील कर रहा था। डिसइल्यूजन मतलब निराश या भ्रमित होना, क्योंकि उसको अब तक कोई बड़ा खजाना मिला ही नहीं था। खैर, आगे बढ़ते हुए स्पाई ने सपोर्ट के लिए एक वाज को टच किया। वो कोई आम वाज नहीं था, इट वॉज एन ऑथेंटिक एंटीक पीस। ऑथेंटिक मतलब बिल्कुल असली, प्रमाणिक। ये वाज उस हॉल के हाफवे में रखा था, यानी ठीक आधे रास्ते पर। क्योंकि उसने अभी अभी खुद को गिरने से बचाया था, उसने एक लंबा सांस लिया और वीज्ड किया। वीज्ड का मतलब है हांफना या सांस लेते वक्त सीटी जैसी आवाज आना। तभी खिड़की से आती हुई चांद की रोशनी में उसने अपनी स्लेंडर परछाई देखी। स्लेंडर मतलब बहुत ही पतला और लंबा। Now pause for a second and pay attention to word number 916, countenance. इस वर्ड को अपने दिमाग में स्टार मार्क कर लो। काउंटेनेंस का सीधा सा मतलब होता है आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस या फेशियल फीचर्स। उस स्लेंडर परछाई के ठीक बगल में दीवार पर एक पुरानी पोर्ट्रेट टंगी थी। उस पोर्ट्रेट में जो आदमी था, उसका काउंटेनेंस बहुत ही डरावना था। कैसा था? इट वॉज मेनेसिंग। वर्ड 917। मेनेसिंग का मतलब है धमकीपूर्ण या डेंजर से भरा हुआ। उसको देखकर हमारे प्रोफेशनल स्पाई की भी थोड़ी हालत खराब होने लगी। इस मेनेसिंग चेहरे को देखकर हमारा जासूस डर के मारे मर्मर्ड करने लगा। मर्मर्ड यानी घबराकर धीरे धीरे बुड़बुड़ाना। और तभी बाहर सड़क से अचानक एक गाड़ी गुजरती है। उस गाड़ी की हेडलैम्प्स की रोशनी उस अंधेरे कमरे में एक मिसाइल की तरह आती है, एकदम तेजी से। मिसाइल मतलब कोई भी ऐसी चीज जो तेजी से अपने टारगेट की तरफ आए। इस अचानक फ्लैश से उसने पैनिक कर दिया, और सच बताऊं तो ही ऑलमोस्ट रेज द डेविल। ये एक बहुत बढ़िया इडियम है बच्चों। रेज द डेविल का मतलब है भयंकर हंगामा खड़ा कर देना या डर के मारे शोर मचा देना। पार्स स्पाई को पता था कि उसे चुप रहना है, तो वो वहां से बहुत ही ग्रिमली आगे बढ़ा। ग्रिमली मतलब एकदम गंभीरतापूर्वक और सीरियस होकर। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर पुराने लकड़ी के फर्श से थोड़ी सी भी आवाज आई तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ी न्यूसेंस यानी परेशानी बन सकती है। इस न्यूसेंस को कंप्लीटली अवॉइड करते हुए वो बिना शोर किए आगे बढ़ा, सीधा बालकनी की तरफ, क्योंकि वही उसकी अगली मंजिल थी। बालकनी के दरवाजे पर पहुंचकर उसने सबसे पहले अपनी आवाज की इन्फ्लेक्शन को चेंज किया। इन्फ्लेक्शन का मतलब है आवाज के स्वर में उतार चढ़ाव लाना, बेसिकली टोन चेंज करना, ताकि कोई उसे पहचान ना सके। फिर उसने अपनी पॉकेट से एक पास की निकाली। पास की होती है वो मास्टर की जो बिल्डिंग के सारे दरवाजे खोल दे। दरवाजा खोलने से पहले उसने आगे पीछे ग्लैंस्ड किया, यानी जल्दी से एक झलक देखी कि कोई छिपा तो नहीं है। अपने पार्टनर को क्लियर सिग्नल देने के लिए उसने अपने हाथों से एक इशारा किया जो बड़ा एक्सप्लेनेटरी था। ये एक फैंटास्टिक एडवर्ब है दोस्तों, जिसका मतलब है किसी चीज को क्लियरली स्पष्ट करने के लिए किया गया एक्शन। अपने डिस्क्रिप्टिव एसेज में इसको जरूर यूज करना। दरवाजा खुलते ही उसे अंधेरे में फाइनली अपना पार्टनर दिख गया। उसका पार्टनर वहां बिल्कुल स्टिफली खड़ा था। स्टिफली मतलब अकड़कर, बिना बिल्कुल हिले डुले। हमारे स्पाई ने उसको रिलीफ के साथ वेव्ड किया, यानी अपना हाथ हिलाया, पर उसके पार्टनर ने रिलैक्स होने के बजाय रिटर्न में एक बहुत ही कमांडिंग एक्शन किया। कमांडिंग यानी प्रभुत्वपूर्ण, एकदम बॉस की तरह। और उसका वो जेस्चर यानी इशारा साफ बता रहा था कि बॉस, अभी खतरा खत्म नहीं हुआ है, वी नीड टू कीप मूविंग। खतरा कहाँ था? वहां एक्चुअली कुछ लोग थे जो ईविली उनका पीछा कर रहे थे, बुराई के इरादे से। अब उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि वो एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड भी हेजिटेट करें, यानी हिचकिचाएं। उन्हें स्विफ्टली, बिल्कुल तेजी से वहां से निकलना था। वो दोनों भागकर खिड़की के सिल पर पहुंचे। सिल होती है खिड़की के ठीक नीचे वाली लकड़ी या पत्थर की पट्टी। तभी बाहर अंधेरे में कौवों ने अचानक बहुत ही श्रीली आवाज निकाली। श्रीली मतलब एकदम तीखी, कानों में चुभने वाली आवाज। पूरा का पूरा सीन एकदम टेंस हो गया था।
Now notice the action here. Deftly is a word that you absolutely need for your vocabulary building. Deftly का मतलब होता है कुशलतापूर्वक, बिना कोई भी गलती किए। इतनी टेंशन के बावजूद स्पाई ने डेफ्टली अपनी जैकेट से एक छोटी सी पानी की बोतल निकाली और उसको अनकोक्ड किया, यानी उसका ढक्कन खोला। डर के मारे उसकी आवाज़ कांप रही थी और उसने स्टैमर्ड करते हुए अपने पार्टनर को प्लान बताया। स्टैमर्ड मतलब डर या घबराहट से हकलाते हुए बोलना। आखिर में उसने थोड़ी शांति से एक लंबा साइड लिया, यानी एक गहरी राहत की आह भरी। अब ये सस्पेंस अभी बाकी है। उस पुरानी हवेली की बेहिसाब धूल की वजह से स्पाई को अचानक हाई फीवर होने लगा। ये वो एलर्जी है जो पोलन या धूल से होती है। उस डस्ट और अंधेरे में वो मैंशन अब किसी ग्रेंज जैसा लग रहा था, यानी एक बड़ा सा देहाती घर जहां बस कबाड़ भरा हो। उसे अब समझ आ गया था कि उससे पहले भी यहाँ जरूर कोई बर्गलर यानी चोरी करने वाला व्यक्ति आया था, और उस पहले वाले बर्गलर ने कुछ ऐसे ट्रैप सेट किए थे जो इनके रास्ते में लगातार हिंडरिंग कर रहे थे। हिंडरिंग मतलब किसी काम में बाधा या रुकावट डालना। एंड फाइनली बच्चों, हम आ गए हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। उन सारी बाधाओं को पार करके वो फाइनल कमरे के डोरवे पर पहुंचता है, यानी ठीक दरवाजे के प्रवेश पर। और वहाँ उसे क्या दिखता है? ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स, यानी सजावट की बेशकीमती और शाइनी चीज़ें जो मूनलाइट में चमक रही थीं। इतना सब झेलने के बाद फाइनली उस ट्रेजर को देखकर वो बहुत अम्यूज्ड फील करता है। अम्यूज्ड मतलब दिल से खुश होकर आनंदित होना कि चलो आखिर इतना रिस्क लेना काम आ गया। ट्रेजर तो ठीक सामने था, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। वहाँ 2 गार्ड्स सो रहे थे। अब स्पाई एक सेकंड के लिए हेजिटेटेड हुआ। उसने दोबारा अपने अंदर एक हिचकिचाहट महसूस की। वो चाहता तो वहां शोर मचाकर उन स्लीपिंग गार्ड्स को आराम से फ्राइटन कर सकता था, उन्हें डरा कर भगा सकता था, लेकिन उसने दिमाग लगाया। उसने खुद को परसुएडेड किया, यानी खुद को समझाकर राजी किया कि चुपचाप से शांति से काम निकालना ही यहाँ सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी है। और इस तरह उसने इस मिस्ट्री को बहुत ही स्मार्टली सॉल्व कर लिया। तो कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, पर ठीक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेट्स कंपेयर 2 एडजेक्टिव्स जो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। एक वर्ड है प्रोसेक, जिसका मतलब है ऑर्डिनरी, साधारण या बिल्कुल नीरस, और दूसरा है ऑथेंटिक, जिसका मतलब है 100% जेन्युइन या प्रामाणिक। जैसे स्पाई को एक प्रोसेक चटाई पर चलना पड़ा, वो ऑर्डिनरी थी, पर जो वास उसने देखा वो ऑथेंटिक एंटीक था। इन दोनों के बीच का डिफरेंस अपने दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए। चलिए, क्लास एंड करने से पहले एक लाइटनिंग फास्ट मेंटल चेक पॉइंट लेते हैं। आज के इस 900 से 950 के ब्लॉक में से ये 5 वर्ड्स आपके एग्जाम के असली पिलर्स हैं। इन्हें बिल्कुल मत भूलना। नंबर 1, एस्पियनाज यानी जासूसी। नंबर 2, काउंटेनेंस, आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस या भाव। नंबर 3, एक्सप्लेनेटोरिली, जब आप किसी चीज को अच्छे से स्पष्ट करते हैं। नंबर 4, डेफ्टली, अपना काम बहुत ही स्किल के साथ कुशलता से करना। एंड नंबर 5, ग्रांज, एक बड़ा पुराना देहाती घर। इन्हें पक्का याद रखना, ये एग्जाम्स में डायरेक्ट हिट करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारी ये मैंशन मिस्ट्री कंप्लीट होती है, और साथ ही आपके दिमाग में 50 नए वोकैबुलरी वर्ड्स भी परमानेंटली लॉक हो चुके हैं। जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज दे रही हूँ। अगर आप उस कहानी के बर्गलर होते तो उस ग्रंथ से बाहर डेफ्टली निकलने के लिए आप क्या प्लान बनाते? इन नए वर्ड्स को यूज करके अपना मास्टर प्लान मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइए। लेट्स सी हुज एस्केप प्लान इज द एब्सोल्यूट स्मार्टेस्ट। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड गो क्रश दोज एग्जाम्स। तो हमारी स्टोरी का सीन कुछ इस तरह सेट होता है। इमेजिन दिस. He persuaded himself to continue, keeping an eye on the scattered jewels he had already mended. हमारा जो कैरेक्टर है ना, एक छुपा हुआ सीफ, वो मैंशन के अंदर एक बहुत डेंजरस मिशन पर है। और ये जो स्पेसिफिक वर्ड्स आपने अभी सुने, ये उस डिफिकल्ट सिचुएशन की फाउंडेशन सेट कर रहे हैं। हर एक वर्ड एक क्लू है यहाँ पर, इसलिए इन वर्ड्स पर क्लोज अटेंशन दीजिए कि कैसे ये स्टोरी को आगे बढ़ा रहे हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट हियर इज, यहाँ 3 एवरीडे एक्शन वर्ड्स यूज हो रहे हैं जो हमारी स्टोरी को ड्राइव करते हैं। पहला है परsuaded, जिसका सिंपल मतलब है किसी को समझाकर राजी करना। स्टोरी में उसने लिटरली खुद को परsuade किया आगे बढ़ने के लिए। और गाइज, एग्जाम्स की रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस में ना ये वर्ड ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस में लगातार आता है, सो डेफिनेटली मार्क इट। दूसरा वर्ड है मेंडेड, यानी रिपेयर करना या ठीक करना। उसने टूटे हुए पीसेस को मेंड किया।
और तीसरा है ग्लांस्ड, जिसका मतलब होता है बहुत जल्दी से एक झलक देखना या नजर डालना। जैसे थीफ ने 1 सेकंड के लिए दरवाजे की तरफ ग्लांस किया, समझ रहे हो? और उसने एक्चुअली देखा क्या, वो ढूंढ क्या रहा था वहां, द अल्टीमेट टारगेट, जूल्स। अब ये बहुत सिंपल नाउन है, राइट, मीनिंग प्रेशियस स्टोन्स या रत्न, लेकिन इसके कॉन्टेक्स्ट को समझिए। इस एक वर्ड और इन्हीं जूल्स की वजह से हमारा कैरेक्टर इस क्रीपी मैंशन में अपनी जान रिस्क पर डाल रहा है। ये उसका एब्सोल्यूट एंड गोल है। एंड यू नो दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स हमारी कैरेक्टर की पहचान और उसकी आइडेंटिटी। देखिए उसका पर्सनालिटी कैसा है एक्चुअली। वो चार्मिंग है, यानी बहुत अट्रैक्टिव और प्लेजेंट। उसका प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन चोरी करना है, बट वो एक शार्प टंग्ड इंसान भी है, यानी तीखी बोली बोलने वाला जो सीधे ब्लंट जवाब देता है। फिर भी उसमें एक अजीब सा ऑनर यानी सम्मान और उसूल है। बट इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो हमारी पूरी स्टोरी को डिफाइन करता है वो है प्रोटैगनिस्ट। एग्जाम्स के लिटरेचर और आरसी पैसेजेस में प्रोटैगनिस्ट का सीधा सा मतलब होता है मेन कैरेक्टर या हीरो। इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट हमारा यही थीफ है। ये बिल्कुल मस्ट नो टर्म है आपके लिए। इस प्रोटैगनिस्ट की पूरी जोनी एक बहुत ही पावरफुल लिटरेरी क्लस्टर को दर्शाती है। वर्ड्स जैसे इलस्ट्रेट्स, डिपिक्ट्स, सिग्निफाइज, emphasizes, demonstrates, portrays, reveals, indicates, symbolizes। आज मैं आपको एक सीक्रेट ट्रिक बताती हूँ। इन सारे वर्ड्स को अलग अलग याद करने के बजाय ना, इनको एक सिंगल फैमिली की तरह अपने दिमाग में रखिए। इन सब का ब्रॉड मीनिंग बस एक ही होता है, दर्शाना, हाईलाइट करना या शो करना। जब भी एग्जाम में सिनोनिम या एंटोनिम का क्वेश्चन आए, ये क्लस्टर टेक्निक आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव करेगी। एनीवे, वापस आते हैं हमारी स्टोरी पर। उस मैंशन की सिक्योरिटी और रिस्क एक्चुअली था कैसा? इट वॉज सिवियर। सिवियर का मीनिंग होता है वेरी ग्रेट या इंटेंस, बहुत ज्यादा या तीव्र। इसको थोड़ा अपनी डेली लाइफ से रिलेट कीजिए। जैसे हम बोलते हैं ना, सिवियर वेदर कंडीशंस, या किसी रूल को ब्रेक करने पर सिवियर पेनल्टी लगती है। हमारे प्रोटैगनिस्ट को क्लियरली पता था कि अगर वो पकड़ा गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सच में बहुत सिवियर होंगे। और ये सिवेरिटी आती कहाँ से थी? उस मैंशन के स्ट्रिक्ट रिजीम से। रिजीम का बेसिकली मतलब होता है एक स्पेसिफिक सिस्टम या मेथड ऑफ डूइंग समथिंग, स्पेशली एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट की व्यवस्था। उस हाईली डिसिप्लिन्ड और सिवियर रिजीम के अंडर काम करते हुए मैंशन के गार्ड्स बिल्कुल हाई अलर्ट पे थे, और हमारे थीफ को इस पूरे के पूरे सिस्टम को बाईपास करना था। अब जरा इन दो मूवमेंट्स को अपने दिमाग में कंपेयर कीजिए। जब हमारा थीफ अंधेरे कॉरिडोर में आगे बढ़ा तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? एक तरफ है टॉटरिंग और दूसरी तरफ है रश्ड। अपने माइंड में एक पिक्चर पेंट कीजिए गाइस। टॉटरिंग मतलब लड़खड़ाते हुए चलना, बिल्कुल अनस्टेडी और वीक स्टेप्स के साथ, जैसे किसी में एनर्जी ही ना बची हो। और रश्ड मतलब बहुत जल्दबाजी में पैनिक होकर तेजी से डैश करना। हमारा कैरेक्टर स्टार्टिंग में वीक होने की वजह से टॉटर कर रहा था, बट जैसे ही उसको एक आवाज सुनाई दी, लिटरली ही रश्ड। पर वो इतना वीक क्यों था? क्योंकि उस रात उसने अपना सपर यानी अपना लाइट इवनिंग मील मिस कर दिया था। भूख से और टेंशन से वो उस अंधेरे कमरे में थोड़ा डिस्पेयरिंग फील कर रहा था। डिस्पेयरिंग मीनिंग बिल्कुल निराश होना, उम्मीद छोड़ देना। लेकिन तभी अंधेरे में उसकी नज़र वॉल पर लगे बुलेटिन्स पर गई। बुलेटिन्स क्या होते हैं? शॉर्ट ऑफिशियल न्यूज़ अपडेट्स या अनाउंसमेंट्स। उन बुलेटिन्स में गार्ड्स की शिफ्ट चेंज होने का टाइम लिखा था, जो सडनली उसके लिए एक लाइफ सेविंग क्लू बन गया। उसकी इस वीकनेस का एक और बहुत बड़ा रीज़न था, और वो वर्ड है कॉन्वलेसिंग। कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए ये एक्सट्रीम हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है। जरा इसकी स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। CONVALESCING, मीनिंग रिकवरिंग हेल्थ स्लोली आफ्टर इलनेस, एक लंबी बीमारी या चोट के बाद धीरे धीरे ठीक होना। हमारा प्रोटैगनिस्ट पिछले ही हफ्ते एक सिवियर एक्सीडेंट से बचकर एक्चुअली कॉन्वलेस कर रहा था, और क्योंकि वो कॉन्वलेस कर रहा था, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी वीक थी। वेट, एग्जाम में यहाँ गलती मत करना। पॉलिटी के पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान होता है, हम सब जानते हैं। बट यहाँ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के कॉन्टेक्स्ट में ध्यान दीजिए। इट मीन्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फिजिकल मेकअप ऑफ अ पर्सन्स बॉडी, एक इंसान का फिजिकल हेल्थ और उसकी अंदरूनी बनावट। इस कॉन्टेक्स्ट में इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो उस ठंडे चिलिंग मैंशन में अपने इस वीक कॉन्स्टिट्यूशन को वार्म अप करने के लिए उसने वहाँ कैबिनेट में क्या ढूंढ निकाला? ब्रांडी, अ स्ट्रॉन्ग अल्कोहलिक ड्रिंक मेड फ्रॉम फर्मेंटेड फ्रूट्स। स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इसकी एक सिप ने उस कॉन्वलेसिंग कैरेक्टर को फाइनली अपना मिशन पूरा करने की आखिरी हिम्मत दी। एंड नाउ वी आर लिटरली एट द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी। टारगेट उसके बिल्कुल सामने रखा है। ध्यान से सुनिए कि यहाँ क्या होता है।
वो रेवरेंटली यानी पूरी डीप रिस्पेक्ट और श्रद्धा के साथ उस प्रेशियस बॉक्स को उठाता है। उसके दिमाग में और भी आसपास रखी चीजें चुराने की बहुत स्ट्रॉन्ग टेम्पटेशन आती है, गलत काम करने की इंटेंस डिजायर, बट ही रेजिस्ट्स इट। वो आगे बढ़ने के लिए कंपेल्ड यानी फोर्स्ड फील करता है, क्योंकि वक्त हाथ से निकल रहा था और बाहर अंधेरे में उसकी आज़ादी उसको अवेटिंग थी, उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बाहर आखिर क्या वेट कर रहा था? उसका एस्केप व्हीकल, जो मून लाइट में बिल्कुल ग्लीमिंग था। ग्लीमिंग वर्ड को इमेजिन कीजिए, शाइनिंग ब्राइटली बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली क्लीन। एक परफेक्टली पॉलिश्ड और स्पॉटलेस कार जिस पर चांद की रोशनी पड़ रही थी और वो उस रात के अंधेरे में चमक रही थी, ग्लीम कर रही थी। और उस ग्लीमिंग गाड़ी में ड्राइवर सीट पर रेडी बैठा था उसका चौफर। भाई, इस वर्ड की स्पेलिंग चेक कीजिए, बहुत ट्रिकी है एग्जाम के लिए। CHAUFFEUR। इसका सिंपल सा मीनिंग है अ हायर्ड ड्राइवर फॉर अ प्राइवेट कार। जैसे ही हमारा थीफ उस ग्लीमिंग कार में कूदा, चौफर ने इंजन स्टार्ट किया और हमारा प्रोटैगनिस्ट फाइनली सेफली वहां से निकल गया। मैंशन की मिस्ट्री सॉल्व हो गई और आपका स्टोरी आर्क कंप्लीट। तो स्टोरी तो आपने मास्टर कर ली, पर सच बताओ वोकैबुलरी कितनी रिटेन हुई? चलिए एक हाई एनर्जी रैपिड फायर रिवीजन करते हैं आज के सेशन के इन 5 सबसे क्रिटिकल एग्जाम वर्ड्स का। मेरे साथ रिवाइज कीजिए जल्दी से। प्रोटैगनिस्ट मतलब मेन कैरेक्टर या हीरो। कॉन्वलेसिंग, बीमारी के बाद धीरे धीरे ठीक होना। टॉटरिंग, लड़खड़ाते हुए वीक स्टेप्स से चलना। रिजीम, एक स्ट्रिक्ट सिस्टम या व्यवस्था। और एम्फेसाइजेस, किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर स्ट्रांगली जोर देना या हाईलाइट करना। Absolutely brilliant. So, the ultimate question for you today is this. Are you ready to be the protagonist of your own success story? अपने एग्जाम्स की इस जर्नी में ना आप ही अपने हीरो हैं। बिना रुके, बिना लड़खड़ाए, बस अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहिए। और जो वर्ड्स आज हमने स्टोरी में बिल्ड किए हैं, उनको अपने दिमाग में बिल्कुल लॉक कर लीजिए। Keep learning, keep pushing forward, and I'll catch you guys in the next lesson.